तो बेटा आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है वो मैं एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है और एल्कलीज क्या होता है, सब कुछ जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। पीछे स्लाइड्स के ऊपर सारा कुछ जो है वो चलता रहेगा। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो बेटा जी नोट करेंगे। तो चैप्टर 1 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा जी एसिड्स क्या होते हैं। तो एक ये साइंटिस्ट हुआ था आर्हीनियस, क्या नाम था उसका, आर्हीनियस। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले हम लोगों को यह बताया था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं जब कोई चीज वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व होती है। तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which when dissolved in water releases H positive ions। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस का रिलीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो बेटा जी, ये HCl है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये वाटर H2O जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। डिसोसिएट का मतलब है दिस विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो HCl will break into H positive and Cl negative. Similarly, if we talk about H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को which when dissolved in water what will happen is क्या होगा, यहां पे H2SO4 जो है वो H पॉजिटिव में ब्रेक कर जाएगा प्लस सल्फेट आयन। याद रखो केमिस्ट्री के अंदर SO4 2 नेगेटिव जो है ये हम लोगों के पास सल्फेट आयन जो है वो होता है, तो इसको हम लोग सल्फेट आयन जो है वो बोल देते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें नाइट्रिक एसिड की तो नाइट्रिक एसिड हम लोगों के पास जब डिसॉल्व होता है पानी के अंदर तो इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो ये NO3 नेगेटिव इसको हम लोग बेटा जी अपने पास क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नाइट्रेट आयन जो है वो बोल देते हैं। अब इन तीनों के अंदर एक चीज जो है वो कॉमन आपको क्या दिख रही है, फर्स्ट केस में भी H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, सेकंड केस में भी H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, थर्ड केस में भी H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो रहा है। तो इन एसिड्स के बहुत बेसिक डेफिनेशन थी, बहुत इनिशियल डेफिनेशंस में से थी। तो जो भी सब्सटेंसेस H पॉजिटिव हमारे पास रिलीज करते हैं उनको जो है वो हम लोग एसिड्स बोल देते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा जी, दिस इज द किंग ऑफ एसिड्स। इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, बादशाह है ये एसिड्स का बादशाह जो है वो हम लोगों के पास H2SO4 जो है वो हमारे पास है। ये तीन एग्जांपल्स जो हम लोगों ने यहां पे टिकअप किए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स एक किसके एग्जांपल्स हैं बेटा जी, ये हम लोगों के पास हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल। ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। अब जो जिसको पानी में डिसॉल्व किया जाए और वो कम मात्रा में हम लोगों के पास जो है वो H पॉजिटिव रिलीज करे तो उसको हम लोग वीक एसिड्स जो है वो बोल देते हैं। तो यहां पे मैं वीक एसिड्स का एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तो CH3COOH इसको अगर मैं पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये हम लोगों के पास बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहां पे ये जो एसिड हम लोगों के पास है ये हम लोगों के पास वीक एसिड है और ये जो H पॉजिटिव का अमाउंट यहां पे रिलीज हो रहा है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो अमाउंट रिलीज होगा। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये CH3COO नेगेटिव को हम लोग बेटा जी ये एसीटेट आयन भी बोल देते हैं। तो ये हम लोगों के पास एसीटेट आयन है, प्लीज इसको नोट कर लो। तो CH3COOH हमारे पास एक एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो कम अमाउंट में H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। वो ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव को जो है वो रिलीज कर रहे हैं वो हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो अब बेटा बात करेंगे हम लोग बेसिस की। तो आर्हीनियस की ही थ्योरी है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस जब जिसको पानी में डिसॉल्व किया जाए और हम लोगों के पास OH नेगेटिव जो है वो रिलीज हो। तो जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं वो हम लोगों के पास यूजुअली जो है वो बेसिस रहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, ये आर्हीनियस की थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल
NaOH। NaOH एक बेस है, क्यों? क्योंकि जैसे ही इस NaOH को मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो ये हमारे पास ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव में और साथ में OH नेगेटिव के अंदर जो है वो ब्रेक हो गया। ऐसी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जो है वो ब्रेक हो रहा है। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो Ca पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर जो है वो हम लोगों के पास ब्रेक हो रहा है। अब इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर क्या चीज आपको कॉमन जो है वो देखने को मिल रही है? फर्स्ट केस में भी बेटा जी OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, सेकंड केस में भी OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है और इवन थर्ड केस में भी OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है। तो ये तीनों केसेस हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस वाले केसेस जो हैं वो हम लोगों के पास हो गए। ठीक है, आई होप जो है वो आपको ये सब जो है वो क्लियर है। इसको हम लोग जो है वो कॉस्टिक, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो कॉस्टिक सोडा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? NaOH जो है वो कॉस्टिक सोडा हम लोगों के पास जो है वो होगा। ठीक है, तो आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है। ऐसे ही कुछ बेसिस जो है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ OH रिलीज कर रहे हैं वो हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। जो कम अमाउंट ऑफ OH रिलीज करते हैं वो हम लोगों के पास वीक बेसिस हैं। अब जैसे ही वीक बेस का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, एक कंपाउंड है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारे पास अमोनियम आयन देगा विच इज NH4 पॉजिटिव और साथ में जो है वो OH नेगेटिव देगा। तो ये पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास एक कौन सी कैटेगरी में लाई करने वाला बेस है? वीक कैटेगरी में लाई करने वाला बेस है। वीक कैटेगरी में क्यों लाई करने वाला बेस है बेटा? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है वो कम अमाउंट में जो है वो रिलीज हो रहा है। आई होप आपको जो है वो बेटा ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। बेसिस जो है वो दो टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH है और वीक बेस इवन NH3 भी होता है। या इसको अगर वीक बेस का एग्जांपल आपको अभी के लिए समझना हो तो NH4 पॉजिटिव जो है वो समझ लो, क्योंकि ये कुछ ल्यूइस की थ्योरी इसके अंदर आ गई थी। ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है। अगर मैं क्लास 9th 10th के बच्चों की बात करूं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हैं चाहे वो ICSE बोर्ड के हैं, आप अभी के लिए इतना जान लो कि NH4OH जो है वो हम लोगों के पास एक वीक बेस का एग्जांपल है। वैसे NH3 भी हमारे पास एक वीक बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ये मैं कभी फर्दर आगे अगर कोई वीडियो बनाऊंगा कि लोन पेयर्स क्या होता है, फिर उसके अंदर जो है वो मैं समझा दूंगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो है वो हम लोग सिर्फ वीक बेसिस की बात करेंगे, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों के पास जो है वो होता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की। एसिड्स जो है वो जनरली हमारे पास सोर इन टेस्ट जो है वो होते हैं और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर का क्या मतलब है? जब भी एसिड किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है तो बेटा उसके सरफेस को खराब कर देता है, खुरदरा कर देता है, कोरोड कर देता है। ठीक है, तो ये एसिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि चीजों को क्या कर देता है हमारे पास, कोरोसिव जो है वो बना देता है। और थोड़े सोर इन टेस्ट जो है वो हम लोगों के पास एसिड्स होते हैं। बेसिस जो है वो हम लोगों के पास थोड़े बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर, और उनको आप टच करोगे तो थोड़ा सोपी सोपी फीलिंग जो है वो आपको आएगा। तो सोपी ऑन टचिंग जो है वो रहते हैं। अब क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस दोनों जो है, दोनों के अंदर, एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं, बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। ये दोनों अगर मैं बात करूं तो चार्जेस हैं। अब चार्जेस जो है वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है, वो क्या कि चार्जेस जो है वो कंडक्ट करते हैं। किस चीज को कंडक्ट करते हैं? बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये हम लोगों के पास चाहे एसिड्स की बात कर लें चाहे बेसिस की बात हम लोग कर लें, दोनों जो है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा जी, अगला टॉपिक है हम लोगों के पास एल्कलीज। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यूजुअली बच्चों को जो है इन दो टर्म्स के अंदर रहता है। कौन कौन सी दो टर्म्स हैं? एक टर्म है बेसिस और दूसरी टर्म है हम लोगों के पास एल्कलीज। ये बहुत सिंपल है समझना। मान लो मैंने कोई बेस लिया और उस पर्टिकुलर बेस को मैंने पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर दिया। अगर वो बेस पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाए तो उस बेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है विच इज एल्कली।
तो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग एल्कलीज जो है वो बोल देते हैं। एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम लोग बात करें तो NaOH ले लो या KOH ले लो, इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक सॉल्युबल जो है वो हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, एल्कलीज जो है वो बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार पानी में तो सारे बेसिस डिसॉल्व हो जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ZnOH ट्वाइस की, तो ये जो है नॉट सॉल्युबल, ये पानी के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर है, इसको हम लोग बेस बोल देंगे, लेकिन ये हम लोगों के पास जो है वो एल्कली वाली कैटेगरी के अंदर नहीं फॉल करेगा। तो एल्कली वाली कैटेगरी के अंदर कौन सा बेस जो है वो फॉल करेगा, जो पानी में घुल जाएगा, जो पानी में नहीं डिसॉल्व हो रहा वो हम लोगों के पास जो है वो एल्कलीज जो है वो नहीं कहलाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड एक इसका एग्जांपल है, एक इवन कॉपर के ऑक्साइड्स भी बेसिस रहते हैं, और वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो है, जो कि हमारे पास एल्कलीज नहीं है लेकिन वो बेसिस जो है वो कहलाते हैं। अब यहां पे एक चीज और जानने वाली है, बेस एल्कलीज क्या है, बेस ही तो है जो पानी में घुल रहा है, इसका मतलब सारे एल्कलीज जो है वो बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो गए, क्योंकि एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसका मतलब एल्कलीज जो है वो बेसिस हो गए, इसका मतलब सारे एल्कलीज बेसिस हैं। तो जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस हैं हम लोगों के पास, लेकिन सारे बेसिस जो है वो एल्कलीज नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए सारे बेसिस को जो है वो हम लोग एल्कलीज नहीं बोल सकते, सिर्फ एल्कलीज वही कहलाएंगे जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे जिंक हाइड्रोक्साइड की, तो जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बट नॉट एल्कली। क्यों? क्योंकि ये एल्कली इसलिए नहीं कहला रहा क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हम लोगों के पास नहीं है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो यहां पे देख लो, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आई होप ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो यहां पे मैं एग्जांपल्स जो है वो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बेसिस है जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। आई होप ये सारा लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 2 जिसके अंदर हम लोग बाकी डिटेल्स जो है वो देखने वाले हैं, वीडियोस के साथ नोट्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप वहां से सब कुछ जो है वो नोट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। एसिड्स, बेसिस एंड एल्कलीज के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एसिड्स बेसिस को जो है वो डिटेक्ट कैसे करते हैं। कहीं पे एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, कई बार हम लोग टच करके या उसकी बिटरनेस से टेस्ट करके जो है वो नहीं बता सकते, क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ी जहरीली रहती है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम लोगों के पास यूज होते हैं इन सब चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। तो आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जो है वो जानेंगे, और इंडिकेटर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें बेटा जी, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिस की। एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से डिटेक्ट कर देते हैं, वो हम लोग जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो एक इंडिकेटर है हम लोगों के पास, लिटमस, आपने छोटी क्लासेस के अंदर देखा होगा, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है या रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स लैब्स के अंदर सब बच्चों ने जो है वो कर रखे होंगे। तो बेटा जी लिटमस एक ऐसा पेपर का मटेरियल है या जिसको हम लोग स्पेशली प्रिपेयर करते हैं, किस प्लांट से, लाइचिन प्लांट से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो लाइचिन प्लांट जो है वो हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें लिटमस पेपर की बेटा जी, तो अगर मैं लिटमस पेपर को एसिड्स के साथ जो है वो इस्तेमाल करूं, एसिड्स के साथ जो है वो लिटमस पेपर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो हम लोगों के पास रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर हम लोगों के पास रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन है एसिड्स की। अगर रेड लिटमस जो है वो हम लोगों के पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो हम लोगों के पास एक कॉन्फर्मेशन है किसकी,
बेसिस की। तो लिटमस पेपर एक स्पेशली डिजाइंड लाइचेंस को इस्तेमाल करके पेपर है जिसके ऊपर स्पेशल केमिकल्स जो है वो लगाए जाते हैं। एसिड्स के साथ वो केमिकल डिफरेंट तरह से रिएक्ट करके एक अलग कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस के साथ वो केमिकल्स डिफरेंट तरह से रिएक्ट करके जो है वो अलग कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स के साथ क्या होता है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है, और हम लोगों के पास बेसिस के साथ जो है वो क्या होता है, रेड लिटमस जो है वो हम लोगों के पास ब्लू में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आगे हम लोग बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज भी हम लोगों के पास एक इंडिकेटर है। हल्दी येलो कलर की रहती है, टर्मरिक जो होता है ये रेड कलर का होता है। इसका कॉपीराइट फ्री इमेज जो है वो मेरे को नहीं मिला, तो ये इसके मुंह पे जो है वो लगा हुआ है बाबा जी के। तो ये मिथाइल ऑरेंज हम लोगों के पास जो है ये है। अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज के इंपैक्ट की कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो किस तरीके से डिटेक्ट करता है चीजों को, तो आप इसको ऐसे समझ लो, अगर मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंक हो जाए या रेड हो जाए एसिड को अप्लाई करने से, तो वो हम लोगों के पास एक कॉन्फर्मेशन है कि यहां पे जो है वो एसिड प्रेजेंट था। अगर मिथाइल ऑरेंज हमारे पास येलो कलर का जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो वो हम लोगों के पास एक कन्फर्मेशन है कि वो एक बेस है। तो ये बेस की कॉन्फर्मेशन जो है वो येलो कलर से जो है वो हम लोगों के पास रिप्रेजेंट हो रही है, और एसिड्स की कॉन्फर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास पिंक या रेड कलर से जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसी एक सब्सटेंस है फिनोल्फ्थलीन, ये पिंक कलर का लिक्विड है, कुछ कुछ इस तरीके का जो है वो दिखता है। इस फिनोल्फ्थलीन को अगर मैं एसिड्स में डालूं या एसिड्स को फिनोल्फ्थलीन में डालूं, तो एसिड्स जो है वो कलरलेस हो जाते हैं फिनोल्फ्थलीन के साथ रिएक्ट करने पे। अगर कोई मटेरियल कलरलेस हो जाए फिनोल्फ्थलीन को ऐड करने से, तो वो एक कंफर्मेशन है कि वो पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास एसिड है। ऐसी अगर कोई सब्सटेंस जो है वो पिंक कलर का हो जाए या अपना कलर रिटेन कर ले या थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो कलर के अंदर करे, तो वो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन है कि वो पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास एक बेस है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। ये सब जो है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और इंडिकेटर्स जो है वो हम लोगों ने यहां पे लिखे हुए हैं। चलिए बेटा जी मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी जो है वो हम लोगों के पास रहती है, कुछ कुछ इस तरीके की जो है ये दिखती है। अगर मैं एसिड्स को जो है वो हल्दी पे अप्लाई कर दूं, तो ये येलो कलर की ही रहती है, मतलब हल्दी अपना कलर जो है वो रिटेन करके रखती है, कोई भी कलर के अंदर उसके वेरिएशन नहीं आता अगर मैं एसिड्स को हल्दी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एसिड्स बेसिस को हल्दी के ऊपर जो है वो अप्लाई करूं, तो हल्दी का कलर जो है वो हम लोगों के पास एक रेड कलर जो है वो बन जाता है। अगर कलर रेड बन जाए तो वो हम लोगों के पास एक बेस का कंफर्मेशन जो है वो हो जाता है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा। हमें पता है कि जो एक सब्सटेंस जो घरों में मोस्ट कॉमनली जो है वो इस्तेमाल होता है, वो हम लोगों के पास एक सोप है। सोप का क्या कॉन्सेप्ट है? सोप जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास एक बेसिक इन नेचर वाला जो है वो सब्सटेंस है। कई बार क्या होता है, कमीज के ऊपर या शर्ट के ऊपर या किसी भी क्लॉथ के ऊपर जो है वो हल्दी लग जाती है और हम लोग उसको रब कर देते हैं साबुन के साथ, तो उस पर्टिकुलर जगह पे एक लाल कलर का जो है वो धब्बा बन जाता है, जो कि एक रेड कलर का धब्बा जो है वो बन गया। इसलिए सोप के साथ हल्दी को वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी अपना रेड कलर छोड़ जाएगी, क्योंकि सोप्स जो है वो हम लोगों के पास बेसिक इन नेचर जो है वो रहते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे बात करेंगे बेटा जी हम लोग चाइना रोज के बारे में। तो चाइना रोज एक फ्लावर है, कुछ कुछ इस तरीके का जो है वो दिखता है। अगर चाइना रोज के ऊपर मैं एसिड्स को जो है वो अप्लाई करूं, तो वो डार्क पिंक शेड का जो है वो चेंज हो जाए। मतलब अगर डार्क पिंक शेड जो है वो हम लोगों के पास ऑब्टेन हो रहा है, तो वो हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि वो एक एसिड जो है वो होगा। दूसरा, अगर वो चाइना रोज ग्रीन कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक कंफर्मेशन है कि वो एक बेसिक जो है वो हम लोगों के पास रहने वाला है। इसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे रेड कैबेज की। कुछ कुछ इस तरीके की जो है वो रेड कैबेज हम लोगों के पास दिखती है। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर था, तो रेड कैबेज जो है वो इस तरह से है। अगर मैं एसिड्स को रेड कैबेज के ऊपर जो है वो बेटा जी अप्लाई करूं, तो हम लोगों के पास जो है वो रेड और पिंक कलर में जो है वो चेंज हो जाए, तो वो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन है एसिड्स का। अगर यही चीज मैं बेस अप्लाई करूं रेड कैबेज के ऊपर और वो हमारे पास
ग्रीन कलर में जो है वो चेंज हो जाए तो वो एक कंफर्मेशन है बेटा जी हम लोगों के पास कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास एक बेसिक सब्सटेंस या बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस जो है वो होगा। आई होप सारे इंडिकेटर्स जो है वो आपको क्लियर है, जिसके अंदर कुछ इस पेज पे हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जो नेचर के अंदर ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट है, वो कैसे एसिड एंड बेसिस को जो है वो डिटेक्ट करती हैं। लास्ट पेज पे जो है वो हम लोगों ने आर्टिफिशियल या मैनमेड इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि जैसे लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया, ये सब हम लोगों के पास एक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं है, ये मैनमेड इंडिकेटर्स हैं। ये सब जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों के पास गिवन है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल जो है वो है। आगे बेटा जी हम लोग बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो क्या होते हैं। मतलब देखो एसिड एंड बेसिस हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, अब कुछ ऐसे एसिड्स एंड बेसिस हैं जिनको हम लोग सूंघ के ही बता सकते हैं कि वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं, या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं स्मेल से। तो स्मेल से कैसे हम लोग जो है ऑल्फैक्टरी, हमारे पास जो है वो स्मेल से रिलेटेड टर्म है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड बेसिस को अप्लाई करने पे, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो बोल देते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस उसके ऊपर एसिड डाल दिया तो उसकी स्मेल सेम रही तो एक अलग चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसकी स्मेल चेंज होगी तो वो अलग चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर बेटा जी हम लोगों के पास या तो प्याज को यूज करते हैं, ओनियन, या क्लोव यूज कर रहे हैं, या वनीला जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज इंडिकेटर रिटेन देयर स्मेल इन द एसिडिक मीडियम। मतलब ये तीनों इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं बेटा जी, चाहे वो ओनियन हो, क्लोव हो, वनीला हो, एसिड्स अगर इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इनका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट जो है वो टेस्ट एंड स्मेल सेम है। जैसे प्याज के अंदर सिरका डाल देते हैं, एसिडिक है, कोई बहुत ज्यादा टेस्ट और स्मेल के अंदर जो है वो फर्क नहीं पड़ता, ओनियन का जो है वो सिस्टम रिटेन रहता है। अगर ये अपनी स्मेल को लूज कर दें, अगर ये अपनी स्मेल को क्या कर दें, लूज कर दें, तो ये कंफर्मेशन है हम लोगों के पास एक बेसिक जो है वो बेसिस की। तो एसिड्स अगर अप्लाई करोगे तो ये सारे सब्सटेंसेस अपनी स्मेल को रिटेन करके रखेंगे, बेसिस अगर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये सब्सटेंसेस अपनी स्मेल को लूज कर देंगे। स्मेल रिटेन हो रही है तो एसिड्स है, स्मेल रिटेन नहीं हो रही, स्मेल लूज हो रही है, तो हम लोगों के पास ये बेसिस जो है वो होंगे। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। बस आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो जानेंगे। मिलते हैं बेटा जी, बाय बाय, टेक केयर। बेटा लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी, क्या देखा था कि एसिड्स और बेसिस को किस तरीके से जो है वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो मेन लेक्चर चैप्टर 3 के अंदर जो है वो रहने वाला है, वो बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉल्ट्स देखने वाले हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और किस तरह से हम लोग उनको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले सॉल्ट्स को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। देखो बेटा, एक सॉल्यूशन होता है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिलीज होते हैं। एक होता है हम लोगों के पास बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, OH नेगेटिव आयंस जिसके अंदर जो है वो रिलीज होते हैं। अब एक सॉल्यूशन रहता है जो ना तो एसिडिक सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज को शो करता है, ना ही वो बेसिक सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज को शो करता है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो सॉल्यूशन which does not change the color of the litmus paper and shows the property of neither acid nor base is called neutral solution। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर को जो है वो चेंज नहीं कर रहा। अब सबको मालूम है कि जो एसिड्स होते हैं उसके अंदर हम लोगों के पास जो ब्लू लिटमस है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, रेड के अंदर चेंज हो जाता है, और जो बेसिस होते हैं उसके अंदर रेड लिटमस जो है वो हम लोगों के पास किसके अंदर चेंज हो जाता है, ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लिटमस पेपर का कलर है उसको वो चेंज करते हैं, लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कोई चेंज लिटमस पेपर के अंदर जो है वो नहीं करते हैं। ना तो वो एसिडिक सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, ना ही वो बेसिक सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। इसका एक बेस्ट उदाहरण या एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। अगर मैं सॉल्ट NaCl को पानी के अंदर डाल दूं, वाटर के अंदर जो है अगर मैं मिक्स कर दूं, तो बेटा जी ये ना तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, ना ही ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो शो कर रहा है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहती है,
ठीक है, एकदम प्योर वाटर को डिस्टिल्ड वाटर बोल देते हैं। प्योर वाटर की कैरेक्टरिस्टिक है ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टीज को जो है वो शो करेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो हम लोगों ने न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में जो है वो बात की। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखो बेटा जी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं एसिड को जो है वो किसके साथ मिक्स करूं, बेस के साथ मिक्स करूं, तो हम लोगों के पास एक जनरल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों के पास जो है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो सॉल्यूशन हम लोगों के पास बाद में फॉर्म हो रहा है दैट सॉल्यूशन इज, ना तो वो सॉल्यूशन बेटा जी हमारे पास एसिडिक है, ना ही वो सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो क्या है हम लोगों के पास, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैंने एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर बेटा जी मैं मिक्स कर रहा हूं क्या, NaOH। इसको मिक्स करने के बाद हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl का, प्लस फॉर्मेशन हो रहा है किसका, वाटर का। तो यहां पे देख लो ये हम लोगों के पास एक एसिड है, ये हम लोगों के पास एक बेस है, यहां पे हम लोगों के पास सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, साथ में ही हम लोगों के पास जो है वो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्ट जो है वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक वाली कैरेक्टरिस्टिक रखता है, लेकिन जरूरी नहीं है, एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है आप इसको ध्यान से समझो। देखो बेटा ये HCl जो है इसके अंदर हमारे पास H पॉजिटिव प्रेजेंट है, और ये जो बेस NaOH है इसके अंदर हम लोगों के पास OH नेगेटिव प्रेजेंट है। दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव थे वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो रिएक्ट करके वाटर में चेंज हो गए। इसका मतलब अब वो सॉल्यूशन एक कैरेक्टरिस्टिक रखता है कि वो ना तो एसिडिक है ना ही जो है वो हम लोगों के पास बेसिक है। लेकिन इसके पीछे भी एक कांस्टेंट है जो कि मैं अभी फर्दर इस लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करने वाला हूं। बाकी कुछ और रिएक्शंस हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने लिखी हुई है। चलिए बेटा जी यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। जैसे ही मैंने डिस्कस कर ली HCl, NaOH डाला, NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ऐसे देख लो ये हमारे पास किंग ऑफ एसिड्स है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर हमने KOH डाला तो इसका जो रिस्पेक्टिव सॉल्ट है पोटाशियम का सल्फेट बनेगा, प्लस साथ में जो है वो बेटा जी हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रखेगा, और ये हम लोगों के पास क्या है, वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन का जो आउटकम है बेटा दैट इज सॉल्ट बन रहा है साथ में ही हम लोगों के पास जो है वो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब बेटा इसके अंदर आपको किस चीज का ध्यान देना है, कुछ बेसिक टाइप्स के मतलब कुछ टाइप्स के सॉल्ट्स जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। सबसे पहला सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट। अब सोचने वाली बात है, अब ना मैं एक चीज आपको पहले डिस्कस कर लेता हूं। पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की, और एक हम लोगों के पास क्या रहता है, वीक एसिड जो है वो हम लोगों के पास रहता है। ऐसा एसिड जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव हम लोगों के पास रिलीज करता है, ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास अगर हो तो वो हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रखता है। और अगर कोई एसिड, जैसे अगर मैं बात करूं CH3COOH की,
ये हम लोगों के पास जो है वो एसिटिक एसिड है, इससे जो H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है ये काफी ज्यादा लेसर अमाउंट में जो है वो रिलीज होगा एज कंपेयर टू HCl। अगर मैं इसको देखूं तो सोचने वाली बात है कि अगर एक एसिड ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है और दूसरा बेस अगर जो हम लोगों ने लिया वो कम OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो है कुछ एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रखता है, और ये जो है हमारे पास अमोनिया का ये एक वीक बेस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोगों के पास रखता है। क्वेश्चन ये आता है, अब यहां से जो H पॉजिटिव रिलीज होंगे वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो हमारे पास रिलीज होंगे, जबकि यहां से जो OH नेगेटिव रिलीज होंगे वो बहुत ज्यादा लेस क्वांटिटी के अंदर जो है वो रिलीज होंगे। अब देखो, जब न्यूट्रलाइजेशन बेटा हो रही है तो OH जो है वो H पॉजिटिव से कंबाइन करके हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन उतने OH अब प्रेजेंट नहीं है सॉल्यूशन के अंदर जो सारे के सारे H पॉजिटिव को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दें। क्यों? क्योंकि ये एक वीक बेस है। वीक बेस का मतलब है कि वो कम अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव जो है वो रिलीज कर रहा है। इसका मतलब जो ज्यादा H पॉजिटिव ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है वो उसको पूरा अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कुछ H पॉजिटिव जो है वो रह जाएंगे। तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हम लोगों के पास होगा, दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इज एन एसिडिक सॉल्ट जो है वो हम लोग उसको बोल देंगे। तो सॉल्ट जो है वो तीन टाइप्स के हैं। एक होता है बेटा हमारे पास एसिडिक सॉल्ट, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने देखा है। नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम लोग बात करेंगे बेसिक सॉल्ट की। एकदम यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान देना है, देखो बेटा, जो अब मैं बेस यूज कर रहा हूं दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे जो एसिड यूज कर रहा हूं दैट इज अ वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH नेगेटिव जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वीक एसिड है तो H पॉजिटिव एक स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेगा OH को, लेकिन बेटा क्योंकि OH ज्यादा है तो H पॉजिटिव पूरा अच्छे से उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ OH नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर बच जाएंगे, जो कि हमारे सॉल्ट जो वहां से फॉर्म हो रहा है उसको थोड़ा सा एक बेसिक नेचर वाला जो है वो बना देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव स्टिल प्रेजेंट है, क्योंकि H पॉजिटिव कम अमाउंट में थे, पूरा अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। OH नेगेटिव क्योंकि ज्यादा अमाउंट में थे तो वो अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो सॉल्ट हम लोगों के पास बना बेटा वो एक बेसिक सॉल्ट जो है वो होगा। तो ऐसा सॉल्ट बेटा जो रिएक्शन ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है वो बनता है, उसको हम लोग जो है वो अपने पास एक बेसिक सॉल्ट जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब बात हो रही है टक्कर की। जो एसिड है और बेस है दोनों जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो जितना हम लोगों के पास बेटा जी यहाँ पे OH नेगेटिव होगा उतना ही हम लोगों के पास H पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों जो हम लोगों ने लिए हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जो H पॉजिटिव है पूरे तरीके से OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा H पॉजिटिव है अगर प्रेजेंट तो बहुत ज्यादा ही OH नेगेटिव है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो है एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस साथ में जो है वो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सॉल्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके हम लोगों के पास बन रहा है, उसको हम लोग जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब आगे जो है वो हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। ये रिएक्शंस जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जिसके अंदर देखो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, H पॉजिटिव जो है वो हम लोगों के पास OH नेगेटिव से कंबाइन कर रहा है। अगर H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन कर रहा है तो हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखो ये जो रिएक्शन है ये हम लोगों के पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो जो भी हम लोगों के पास बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर किसी भी बीकर के अंदर हम लोग करवा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो मिलाएं,
तो हम लोगों के पास जो बीकर जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा बेटा? क्योंकि जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन की खासियत जो है वो हम लोगों के पास क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर हम लोगों के पास रहती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे देखो, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये हम लोग बात कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों के पास वाटर का फॉर्मेशन रहता है, और जनरली सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव एसिड बेसिस कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, तो ना तो H पॉजिटिव रहा ना OH नेगेटिव रहा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों ने लिख दिया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। बाकी कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स के अंदर हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं। मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ हो रहा है, और मेटल्स का रिएक्शन बेसिस के साथ कैसे हो रहा है, कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सब कुछ जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ जब मेटल्स को हम लोग डालते हैं बेटा, तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कोई सा भी एसिड हो हम लोगों के पास, जब वो एसिड बेटा जी हम लोगों के पास मेटल के साथ कंबाइन करता है, तो हम लोगों के पास जो है एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होता है। तो मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस, ये एक जनरलाइजेशन है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास वैलिड है। कुछ एक्सेप्शंस भी इसकी देखने को मिलती हैं, जो कि जो है वो मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्पेसिफिकली जब वीडियो लेक्चर्स उसके बनाऊंगा तो उसके अंदर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना समझो कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके यूजुअली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एसिड्स के अंदर हम लोग कोई सा भी एसिड ले लो, जैसे सोडियम ले लिया, साथ में हम लोग जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं बेटा, जब ये कंबाइन करते हैं तो हम लोगों के पास सॉल्ट बन रहा है। तो यहां पे देख लो, ये हो गया बेटा हमारे पास एक मेटल, ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हमारे पास बन रहा है सॉल्ट, और यहां पे हम लोगों के पास जो है वो एक हाइड्रोजन गैस का जो है वो रिलीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पोटाशियम भी एक बहुत अच्छा एल्कली मेटल है। जब ये एसिड के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास जो है वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। लेकिन एक एक्सेप्शन इसके अंदर रहती है बेटा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यूजुअली जो मेटल्स है जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में सोडियम नाइट्रेट तो बनता है। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, एसिड है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, मेटल है, और ये हम लोगों के पास क्या है, सॉल्ट है। यहां पे ना हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर जो है वो रिलीज होता है। इसका कारण क्या है कि ये हम लोगों के पास जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या करता है, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही होती है उसको हम लोगों के पास किसके अंदर जो है वो चेंज कर देता है, वाटर के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। तो हम लोगों के पास नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन का रिलीज नहीं होता, नाइट्रिक एसिड्स के केस में हम लोगों के पास जो है वो वाटर का रिलीज होता है। इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन मैं एक वीडियो के अंदर करूंगा। अभी सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पे जो है वो हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, और जनरलाइज्ड चीज क्या है, मेटल प्लस साथ में अगर हम लोग एसिड मिला दें तो हम लोगों के पास जो है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है तो हमें पता कैसे लगेगा, क्यों? क्योंकि जो हम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस है बेटा, वो हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस प्रॉपर्टी की गैस है। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है? तो इसकी एक खास बात है कि मान लो
अगर किसी जो है वो रिएक्शन जो है वो मैं किसी टेस्ट ट्यूब में करवा रहा हूं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और मैं क्या करूं, अगर बर्निंग मैच स्टिक को जो है वो उसके या मोमबत्ती वगैरह को जो है वो हम लोग उसके पास लेके जाएं, तो एक पप 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 पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। पप, इस तरह से आवाज जो है वो उसकी निकलती है, तो जिससे हम लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन जो है वो बर्निंग मैच स्टिक के साथ एक पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। इस पॉपअप साउंड का जो है वो कॉन्सेप्ट से हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो है वो निकल रही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट था कंफर्मेशन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बेसिस के साथ जब हम लोग किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। चलिए बेटा जी मूव कर रहे हैं। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास मेटल्स जो हैं वो हार्डली बेसिस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, मतलब ज्यादातर बेसिस के साथ रिएक्शंस जो है वो नहीं शो करते हैं। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में 2 एक्सेप्शंस अपने को जाननी है। एक्सेप्शंस और भी हैं इसके अंदर जो आप क्लास 11th के अंदर हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ने वाले हो। कुछ 10-15 एक्सेप्शंस टोटल हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए बस हम लोग 2 ऐसी एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से या सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे जिंक की और एल्यूमिनियम की। तो जिंक और एल्यूमिनियम 2 ऐसे मेटल्स हम लोगों के पास सिलेबस में हैं जो यूजुअली बेसिस के साथ भी जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। जनरल बात ये है कि बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास 2 ऐसे मेटल्स हैं जो एक्सेप्शंस के तौर पे अपने को जानने हैं, जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करके जो है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। तो बेटा जी देखो यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास जो है वो सोडियम का जिंक का मेटल है। ये हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक सॉल्ट है जिस सॉल्ट का नाम हम लोगों के पास सोडियम Na से है, और साथ में इसको हम लोग जो है वो जिंकेट बोल देते हैं, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ऐसी देखो एल्यूमिनियम एक मेटल का काम कर रहा है। यहाँ पे हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस के अंदर जहां पे बेस मेटल से रिएक्ट कर रहा है, वहां पे भी एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या, कि हाइड्रोजन गैस का जो है वो रिलीज हो रहा है, साथ ही हम लोगों के पास सॉल्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। अगर मैं सोडियम जिंकेट की बात करूं तो ये भी एक सॉल्ट हम लोगों के पास है, और सोडियम एल्यूमिनेट की बात करूं ये भी हम लोगों के पास जो है वो एक सॉल्ट है। तो अब क्वेश्चन आता है इसको याद कैसे करना है। तो बेटा देखो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में समझ सकते हैं। देखो ये सोडियम है NaZnO2, इट इज ना Na, ना जानो, ना जानो। तो जिंक और जब हमारे पास बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो ना जानो क्या बन रहा है, तो ना जानो से आप लोग जो है वो इसको याद कर सकते हो। ऐसे ही अगर बेटा जी मैं याद करने के लिए आपको बताऊं एल्यूमिनियम और जिंक को, तो नालो, नालो, ना अलो, नालो, नालो बन रहा है। तो सोडियम जिंकेट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। बेटा क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर आज हम लोग जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स हम लोगों के पास क्या होते हैं। तो बेटा जी देखो, कार्बोनेट जो हम लोगों के पास आयन है वो जो है वो CO3 2 नेगेटिव जो है, इसको हम लोग कार्बोनेट आयन जो है वो बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मैं बाइकार्बोनेट आयन की बात करूं तो HCO3 नेगेटिव को जो है वो हम लोग बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बोल देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के हम लोगों के पास हो गए। ऐसी अगर मैं बाइकार्बोनेट्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के एग्जांपल्स जो है ये हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की जो है वो रहती हैं। तो बेटा जी एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, कोई सा भी मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब भी उस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर मैं एसिड डालूं अगर, तो एसिड के डालने से जो है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। तो कोई सा भी मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो मेटल का, उसके अंदर अगर हमने एसिड डाला, वो एसिड कुछ भी हो सकता है, वो HCl भी हम लोग डाल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई सा भी एसिड डालें, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम रहती है। जैसे अगले पेज पे जो है वो मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब यहां पे एक चीज जो है वो आपको ध्यान से जो है वो देखनी है कि हमारे पास जो है वो मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है बेटा, इसके अंदर हमने क्या डाला है, एसिड डाला है, तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला। अब सोचने वाली बात इसमें क्या है कि एसिड प्लस बेस जो है वो मिलके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है हम लोगों के पास, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, वो एक बेसिक नेचर वाला सॉल्ट जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो हम लोगों ने क्या ले रखा है, सोडियम का कार्बोनेट ले रखा है, साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर HCl डाला। यहां पे हम लोगों के पास क्या बनेगा, NaCl एक सॉल्ट बन रहा है, साथ में वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगी। इवन अगर मैं सेम पोटेशियम के केस में बात करूं तो इसके अंदर भी हम लोगों के पास KCl बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो देखो जो चीज ध्यान देने वाली है वो क्या है, कार्बोनेट और एसिड आपको अगर दिखे बेटा तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि भाई ये तो बनाना ही बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे पढ़ लिया कि मेटल का चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो बेटा, हाइड्रोजन ऑक्साइड जैसे कि वाटर है हम लोगों के पास और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास बनना ही बनना है। तो H2O और CO2 जो है वो हर रिएक्शन के अंदर जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। अब मैंने यहां पे डिफरेंट वैरायटीज जो है वो ले ली, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ सॉल्ट जो है वो दिखा दिया। इवन अगर मैं बाइकार्बोनेट्स की बात करूं और हम लोग HCl जो है उसके अंदर डालें, रिएक्शन सेम है, मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है। तो यहां पे भी देखो ये एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है जो कि एसिड से हम लोगों के पास कंबाइन कर रहा है, साथ में जो है वो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है साथ में, और जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो रही है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। अगले पेज पे कुछ और रिएक्शंस जो है वो हमने लिखी हुई हैं। तो इवन पोटेशियम का बाइकार्बोनेट ले लो, HCl डाला, KCl, H2O और CO2 बनेगा। इवन आप अगर कैल्शियम का भी कार्बोनेट अगर ले लो तो वो भी एक बेसिक नेचर वाले सॉल्ट की ही कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो शो कर रहा है। यहां पे भी देखो क्या रहेगा, HCl मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, साथ में CaCl2 बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है, साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग देखेंगे। देखो सब रिएक्शंस के अंदर जो हमने पीछे देखा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो एक टर्म होती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज हो रही है और साथ ही बबल्स का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, मतलब बुलबुले जो है अगर उठ रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो है वो अगर हम लोग शेक करें तो बबल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म होते हैं। तो उस बबल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एफर्वेसेंस जो है वो बोल देते हैं। तो दिस टर्म इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही ये टर्म जो है वो हम लोगों के पास इस्तेमाल की जाती है। एफर्वेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स के फॉर्मेशन को जो है वो हम लोग बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स के कॉन्सेप्ट्स की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स है या इवन स्कूल्स हैं उसके अंदर एक ये रेड कलर का सिलेंडर जो है वो रखा होता है, उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लिखा होता है। आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को जो है वो देखेंगे। तो देखो बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहां पे रिलीज होना है
यहां पे देखो ध्यान से, तो ये सिलेंडर बेटा कुछ इस पर्टिकुलर शेप का हम लोगों के पास जो है वो रहता है, और इसके अंदर हम लोग एक बॉटल जो है वो रखते हैं। इस तरह से कांच की बॉटल जो है ये रहती है, ग्लास से बनी हुई, जो इजीली ब्रेकेबल ग्लास जो है वो रहता है। अब कुछ भी कर सकते हैं, देखो हम लोग यहां पे जो है वो क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, और यहां पे जो है वो हम लोग भर लेते हैं NaHCO3। ऊपर एक नॉब लगी होती है, जैसे उस नॉब को हम लोग मारते हैं जोर से, तो ये ग्लास जिससे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो ब्रेक कर जाता है। अब इमेजिन करो कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ग्लास बॉटल के अंदर जो है वो प्रेजेंट था, हमने ऊपर से मार के जो है वो ग्लास बॉटल को तोड़ दिया। अगर ग्लास बॉटल को तोड़ दिया तो सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड बेटा जी क्या होगा, सिलेंडर के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वहां पे जो है वो जाके गिर जाएगा। अब रिएक्शन क्या होती है, फिर कॉन्सेप्ट पीछे वाला जो है वो मैं आपको याद करवा रहा हूं। देखो मेटल का बाइकार्बोनेट है, अगर यहां पे हम लोग बात करें, अब बाइकार्बोनेट के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं बेटा जी, एसिड जो है वो डाल रहे हैं। मैंने क्या बताया, बाइकार्बोनेट में जब एसिड डलेगा, चाहे वो कोई सा भी एसिड हो, हम लोगों के पास जो है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे देखो बेटा जी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, साथ ही हम लोगों के पास वाटर रिलीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाती है। और एक काफी ज्यादा तेज ये रिएक्शन होती है। जो वाटर हमारे पास रिलीज होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है, जिससे आग बुझाने में जो है वो मदद मिलती है। क्यों, क्योंकि एक टेम्परेचर रहता है, हम लोगों के पास एक वर्ड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बार मैं ये समझा देता हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है बेटा जिसपे सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट करता है। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, उसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए बर्न करने के लिए। 80 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा तो वो सब्सटेंस जो है वो उससे नीचे बर्न नहीं करता। तो पहले उस सब्सटेंस की कोशिश रहती है कि वो टेम्परेचर जो है पहले 80 डिग्री सेल्सियस तक हो, फिर मैं जलूंगा। तो बेटा उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर पानी डाल के लोअर कर दूं तो क्या होगा, उसको दोबारा से उतना टाइम लग जाएगा अटेन करने के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन करने के लिए दोबारा से जो है वो फायर उसको लगानी पड़ेगी। वो हमने सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर दी। कैसे, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड साथ डाल रहे हैं। जैसे ही वाटर डाला, इग्निशन टेम्परेचर लो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसके आगे से ऊपर से ब्लो की हमने, तो ऑक्सीजन जो कि एक सपोर्टर है कंबशन का, वो क्या कर रहा है हम लोगों के पास, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत तेजी से पास होना है। अब देखो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी तो ऑक्सीजन एक सपोर्टर था कंबशन का, जिसकी सप्लाई अब बंद हो चुकी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके ऊपर से फ्लो कर रही है। तो आग तो बुझनी ही है, ठीक है। H2SO4 जो है वो बॉटल के अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर को लोअर करने में जो है वो हेल्प करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कट ऑफ कर देती है ऑक्सीजन की सप्लाई को, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास आग जो है वो बुझ जाती है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th साइंस की सीरीज के अंदर आज हम लोग जो है वो बेटा जी डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, कैसे जो है वो हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा कुछ जो है वो नोट करने वाले हैं बेटा जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्विक लाइम जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड को हम लोग जो है वो क्विक लाइम बोल देते हैं, और इस क्विक लाइम को अगर मैं वाटर के अंदर जो है वो बेटा जी डाल दूं तो ये हम लोगों के पास कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाता है, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, स्लेकेड लाइम जो है वो बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग पास करवाते हैं वो इसी पर्टिकुलर के अंदर से जो है वो पास करवा रहे हैं। तो आई होप आपको लाइम पता लग गया। लाइम वाटर मतलब जब इसको हम लोग पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो CaOH ट्वाइस का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो ये स्लेकेड लाइम और लाइम में वाटर डाल दिया तो लाइम वाटर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि क्या रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास टेक प्लेस कर रही है बेटा जी। तो ध्यान से देखना, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम वाटर डाल रहे हैं तो लाइम वाटर के अंदर चेंज हो रहा है। इस लाइम वाटर के अंदर से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास कर रहे हैं तो
ये पर्टिकुलर जो है वो क्या रिएक्शन शो कर रहा है, कैल्शियम का कार्बोनेट जो है वो हम लोगों के पास बन रहा है, प्लस साथ में जो है वो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास बेटा जी कैल्शियम का कार्बोनेट जो है वो फॉर्म कर रहा है, प्लस साथ में वाटर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बन रहा है। अब ये रिएक्शन लर्न कैसे करनी है बेटा, इस चीज को जो है वो आप ध्यान दो। कैल्शियम के साथ एक OH अटैच है और ये जो है वो दूसरा OH अटैच है, जिससे कैल्शियम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH ट्वाइस, क्योंकि दो है ना यहाँ पे OH, तो ये एक OH और ये दूसरा OH जो है वो हम लोगों के पास हो गया। इसके बाद बेटा हम लोगों के पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो होता क्या है, ये सारा का सारा जो है वो हम लोगों के पास मिलके किस चीज को फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म कर रहा है। और ये जो हम लोगों के पास है ये किस चीज को फॉर्म कर रहा है, वाटर को फॉर्म कर रहा है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है ये हम लोगों के पास व्हाइट कलर देता है, जिससे हम लोग जो है वो ये बोल देते हैं कि लाइम वाटर जो है वो अब मिल्की हो चुका है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लाइम वाटर तो मिल्की हो गया, लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जा रहा हूं, मतलब अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग पास करें तो जो है वो क्या इसके अंदर होगा। तो देखो बेटा जी इसको अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो व्हाट हैपन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। मतलब लाइम वाटर के अंदर से जो है जब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाए तो हम लोगों के पास क्या होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे, तो ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऑलरेडी हमने पिछली रिएक्शन के अंदर बना दिया था। लाइम वाटर था ही सॉल्यूशन के अंदर, अब हम लोग इसके अंदर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास कर रहे हैं। देखो ये तो पिछली रिएक्शन के अंदर बना ही था। कब बना था, जब CaOH ट्वाइस को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी तो CaCO3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन तो हुआ ही था। अब इस पर्टिकुलर को और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर हम लोग इसके अंदर से पास कराएं तो बात है तो क्या जो है वो फॉर्म होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो बेटा जी CaHCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था वो हम लोगों के पास किसके अंदर चेंज हो जाता है, बाई कार्बोनेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी पता क्या, कि ये जो बाई कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है ना ये कलरलेस है, इसका कोई भी कलर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दुनिया में कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बार रंग आ गया, आइडेंटिफाई हो गया तो बस करो ना, और उसमें डाल डाल के जो है वो तंग कर रहे हो उसको। मतलब जोक्स आर द पार्ट, बट आप इसको ऐसे समझो कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से वाटर हम पास कर रहे हैं और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग डालें तो जो मिल्की लाइम वाटर ऑलरेडी हम लोगों के पास जो जनरेटेड था वो बाई कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, जिससे वो पर्टिकुलर लाइम वाटर जो है वो हम लोगों के पास मिल्की जो है से कलरलेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग मेटल ऑक्साइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे, साथ ही हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को जो है वो शो कर रहे हैं। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो यूजुअली मेटल्स के द्वारा फॉर्म किए जा रहे हैं, या ऐसे ऑक्साइड्स जो हम लोगों के पास मेटल्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, उनको हम लोग जो है वो मेटल ऑक्साइड्स बोल देते हैं। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं। तो जब भी कोई मेटल हम लोगों के पास ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर मेटल को बर्न किया जाता है, तो हम लोगों के पास जो है वो मेटल के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। जैसे एग्जांपल से एक अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो सोडियम एक मेटल है, इसको अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो हम लोगों के पास सोडियम का ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगा। ऐसी मान लो कैल्शियम है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आयरन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करेंगे तो आयरन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो होगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ये रिएक्शन होने में, बाकी जो है वो तुरंत जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हम लोगों के पास मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं,
उसको हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पे बर्निंग ऑफ द मेटल जो है या मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो बोल देते हैं। वो बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये मेटल ऑक्साइड्स जो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, जो भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। अब क्वेश्चन आता है बेसिस क्या होते हैं। बेसिस मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो जो कंपाउंड्स हम लोगों के पास वाटर के अंदर डिसॉल्व होके OH नेगेटिव का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं, ऐसे मेटल ऐसे जो है वो कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, बेसिस जो है वो बोल देते हैं। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। तो यहां पे देखो हम लोगों के पास सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही मैंने पानी में डाला तो मेरे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस में OH नेगेटिव जो है वो प्रेजेंट है। इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास एक बेसिक इन नेचर वाला कंपाउंड जो है वो हो गया। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं को ये मेरे पास क्या है, एक बेस का काम जो है वो कर रहा है। अब इसी बेस को अगर मैं एसिड्स के साथ मिलाऊं तो हम लोगों के पास सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होगा। अब ये बेस है, क्योंकि ये बेस यहां से आया तो ये भी जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एक बेसिक नेचर वाला कंपाउंड है। इस बेसिक नेचर वाले कंपाउंड को अगर मैं डायरेक्ट जो है वो किसी एसिड के अंदर डाल दूं तो मेरे पास जो है वो सॉल्ट प्लस साथ में वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा। तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि ये जो है एक बेसिक इन नेचर है और ये हम लोगों के पास एसिड है, ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर है। मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम लोग डायरेक्टली एसिड्स से जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम लोगों के पास सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होगा। होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की। तो जो ऑक्साइड्स बहुत सिंपल है, जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं उनको हम लोग जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बोल देते हैं। अब नॉन मेटल्स हम लोगों के पास कौन कौन से हैं, देखो नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। तो ये जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहां पे देखो जैसे नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बना रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन जो ऑक्साइड बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, सल्फर जो ऑक्साइड बना रहा है हम लोगों के पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 को वाटर के अंदर जो है वो ऐड कर रहा हूं, अब क्योंकि यहां पे जो है वो हम लोगों के पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रिक एसिड का। इसका मतलब ये ऑक्साइड को जब मैंने पानी में डाला तो मेरे पास एक्सेस H पॉजिटिव आयंस वाला जो है वो फॉर्म हो रहा है, मतलब एसिड फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर ऑक्साइड जो है वो कौन सी नेचर वाला ऑक्साइड है, एक एसिडिक नेचर वाला ऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं पानी में डाल रहा हूं तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब यहां पे देखो इसके अंदर जो है वो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव है, यहां पे बात करूं तो 2H पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट आयन है, यहां पे बात करूं तो 2H पॉजिटिव प्लस सल्फाइट आयन भी बन सकता है, सल्फेट आयन भी बन सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन कैसे हो रही है। यहां पे अभी के लिए आप 3 लगा के समझ लो। तो ये सल्फाइट हाइड्रोजन सल्फाइट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। तो इन सब में एक चीज जो है वो कॉमन है, वो क्या कि H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है वाटर में डालने से। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन सी नेचर वाले कंपाउंड्स हैं, हम लोगों के पास एक एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड जो है वो होते हैं। तो मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाले कंपाउंड्स या ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो हम लोगों के पास एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड्स को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। पीएच को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर किस तरह से हम लोग जो है वो बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है, कोई सब्सटेंस जो है वो बेस है, किस तरह के इंडिकेटर्स हैं, या हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करें कि कोई कितना ज्यादा बड़ा एसिड है या कितना कम एसिड है, कितना ज्यादा बेसिक है, कितना कम बेसिक है। ये सारे फंडे को मेजर करने के लिए हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पीएच जो है वो बोल देते हैं। पीएच बेसिकली हम लोगों के पास क्या है, दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या है इस चीज का कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हम लोगों के पास कितना H पॉजिटिव जो है
ये पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मेजर करने के लिए एक पीएच करके कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली होता किसके बराबर है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि पीएच का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 H पॉजिटिव जो है, ये बेसिकली पीएच हम लोगों के पास होता है। मतलब जैसे आपने साइन एक फंक्शन पढ़ा है, कॉसाइन एक फंक्शन पढ़ा है, टेंजेंट एक फंक्शन पढ़ा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये वाले, वैसे ही एक फंक्शन होता है लॉग। अब ये लॉग क्या फंक्शन होता है, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंड करना, मैं बैठा हूं आपको समझाने के लिए। तो बेसिकली देखो, लॉग 10 की पावर 1 यहां पे बेस 10, मतलब समझ लेना, इसका बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। इस बेस 10 की, पहले तो इसको पढ़ते कैसे, लॉग 10, दिस इज लॉग 10 टू द बेस 10। इसका मतलब क्या है कि इस बेस 10 की मैं कितनी पावर करूं कि मेरे पास 10 आ जाए। तो आप खुद बताओ, इस 10 की कितनी पावर करूं कि 10 आ जाए। ऑब्वियसली इसकी पावर मेरे को 1 करनी पड़ेगी, तभी ना 10 आएगा। समझ में आया? अब देखो ऐसे देखो इसको, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, लॉग 100 टू द बेस 10। खुद गैस करो क्या होगा ये, लॉग 100 टू द बेस 10 क्या होगा। इस 10 की कितनी पावर करूं मैं कि 100 आ जाए। इस 10 की पावर कितनी करूंगा मैं, बट ऑब्वियसली इस 10 की पावर मैं 2 करूंगा तभी ना 100 आएगा। तो इस 10 की पावर 2 कर दो तो 100 आ गया, क्योंकि 10 इंटू 10 100। ऐसे देखो, खुद बताओ मेरे को, दिस इज लॉग 1000 टू द बेस 10। ये बेसिकली हम लोगों के पास किसके बराबर होने वाला, इस 10 की पावर कितनी करूं कि मेरे पास 1000 आ जाए। इस 10 की पावर मेरे को 3 करनी पड़ेगी तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हम लोगों के पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, जो हम लोग यहां पे जो है वो पुट करते हैं। जो इसका रिजल्टेंट आंसर आता है उसको हम लोग जो है वो पीएच बोल देते हैं। और इस पीएच की जो वैल्यूज हैं हम लोगों के पास, वो 0 से लेके जो है वो 14 के बीच में लाई करती हैं। अब 0 वाली वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 काफी स्पेशल है। उसके बाद 8 9 10 11 12 और 13 और 14, ठीक है। तो ये जिसका भी पीएच हमारे पास 7 है, किसी भी कंपाउंड का पीएच अगर मेरे पास वैल्यू निकाल के 7 आ रहा है, तो वो कंपाउंड जो है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। वो कंपाउंड न्यूट्रल है नेचर के अंदर। किसी का भी पीएच 0 है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, दैट इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, ठीक है, जिसका पीएच 0 है। और जहां पे भी जिसका पीएच हमारे पास 14 है, तो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज द मोस्ट, ये कौन सा कंपाउंड हो गया, बेसिक कंपाउंड जो है वो हो गया। अब मेरे को एक चीज आपको समझानी है कि जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, मतलब 0 1 2 3 पे इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मेरे पास जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे मेरे पास बेसिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है। इस चीज का मतलब क्या है कहने का, कि अगर मेरे को कंपेयर करना हो, एक का पीएच 3 है, एक का पीएच 4 है, तो आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं बेटा कि कौन ज्यादा एसिडिक है इन दोनों के अंदर से, तो आप सिंपली इसको जो है वो देखो, 3 लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है तो 3 ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इधर जाते हैं जब हम राइट की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फ्लो के अंदर, इस पर्टिकुलर नंबर लाइन के अंदर, नॉट अ नंबर लाइन, 0 टू लेके 14 तक की जो लाइन है उसके अंदर अगर हम लोग राइट पे मूव कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स बेसिक होंगे, लेफ्ट वाले कंपाउंड्स हम लोगों के पास जो है वो एसिडिक होंगे। तो ये विनर होगा हम लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी, तो इसकी एसिडिटी हम लोगों के पास ज्यादा होगी। अब आपसे पूछा जाए 6 ज्यादा एसिडिक है या 8 ज्यादा एसिडिक है, खुद ही सोच लो। तो बट ऑब्वियसली 6 लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, तो 6 इज मोर एसिडिक, एंड जो 8 है वो लेस एसिडिक है। अब आपसे दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, 12 ज्यादा बेसिक है या 11 ज्यादा बेसिक है। तो आप एक चीज देखो, इधर जाते हुए बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो राइट में लाई कर रहा है वो ज्यादा बेसिक है, और जो लेफ्ट में लाई कर रहा है वो कम बेसिक है। क्योंकि देखो इधर वाले मोस्ट एसिडिक है, एसिडिटी कम हो रही है, एसिडिटी यहां पे आके बिल्कुल खत्म होगी। अब यहां पे मोस्ट बेसिक है, बेसिसिटी कम हो रही है, यहां पे आके बिल्कुल खत्म होगी। मतलब एसिडिटी इस तरह से डिक्रीज कर रही है और बेसिसिटी इस तरह से जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब 12 और 11 के अंदर से कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप इसको देखो, जो राइट पे लाई करेगा, इस साइड पे लाई करेगा, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो दिस कंपाउंड इज मोर बेसिक देन जिसका पीएच हमारे पास 11 है। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी,
ये पर्टिकुलर पीएच के नंबर्स का जो फंडा है वो आपको क्लियर है। अभी हम लोग जो है वो पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के अंदर, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कहां कहां पे जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीएच एक नॉर्मल सलाइवा का, मतलब जो हमारी थूक का पीएच का जो लेवल होता है वो बेसिकली 6.5 से लेके 7.5 के बीच में रहता है। ये ऑप्टिमम होता है क्योंकि जो डाइजेशन है, जो सलाइवरी एमाइलेज है, वो बहुत सारे स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को पहले से ही डाइजेस्ट करना जो है वो शुरू कर देता है। तो माउथ के अंदर ही डाइजेशन जो है वो बिगिन हो जाती है। वो पर्टिकुलर डाइजेशन एक सर्टेन मीडियम में जो है वो टेक प्लेस करती है, जिसकी वजह से ये सर्टेन मीडियम की जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास रहती है पीएच स्केल की, कि 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में अगर पीएच होगा तो बहुत सारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हो रही हैं वो प्रॉपरली जो है वो हमारे पास वर्कआउट करती हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये फंडा क्लियर है। उसके बाद जो हमारे माउथ का पीएच है इससे नीचे हो जाए, 5.5 से नीचे हो जाए, तो हमारे जो इनेमल है, जो दांत हैं, वो सड़ जाएंगे, खराब जो है वो हो जाएंगे, या उनको कीड़ा जो है वो लग जाएगा। तो इसीलिए टूथपेस्ट को यूजुअली जो है वो बेसिक बनाया जाता है, क्लीनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, और ताकि वो जो एक्सेस एसिडिटी न्यूट्रलाइज जो है वो कर दे और हमारे टूथ को डिके से जो है वो बचा ले। मतलब देखो हमारा पीएच अगर गिर रहा है तो पेस्ट अगर सुबह हम लोग कर रहे हैं तो पेस्ट एक बेसिक इन नेचर टेंडेंसी रखती है टूथपेस्ट जो है, तो हम लोगों के पास 5.5 से पीएच को बढ़ा के वही 6.5 7.5 की रेंज में जो है वो ले आती है, जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो खराब नहीं होते हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये फंडा जो है वो क्लियर है। उसके बाद और देखते हैं हम लोगों के पास ह्यूमन ब्लड बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को टेक प्लेस कर रहा है। बहुत सारी एक्सचेंजेस जो है वो इसकी वजह से हो रही हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है। हमारे ब्लड का जो एसिडिटी का लेवल है वो हमारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को जो है वो हेल्प कर रहा है। या ब्लड का जो पीएच लेवल, तो ब्लड का पीएच यूजुअली एसिडिटी नहीं होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, और 7.35 से 7.45 के बीच में अगर लाई करता है तो ये हमारी बॉडी का एक ऑप्टिमम पीएच लेवल है, बेसिक। ठीक है, तो इसका डिक्रीज इन द वैल्यूज से बहुत सारे डिसीजेज हम लोगों के पास हो जाते हैं, और आइडियल पीएच हम लोगों के पास जो ब्लड का होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए और 7.4 होना चाहिए। बेसिक क्यों बोला 7.4 को? क्योंकि 7 वाला न्यूट्रल है, इधर वाले एसिड्स थे 1 से लेकर 7 तक, और 7 से आगे 14 तक बेसिक कंपाउंड है, तो 7.4 एक बेसिक कंपाउंड को जो है वो शो कर रहा है। कैंसर सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर पीएच 5.5 से कम होता है, मैं ना आपको बताता हूं कैंसर सेल का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। कैंसर सेल्स जो हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर सेल को ऑक्सीजन ना मिले प्रॉपरली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सेल कैंसर सेल में जो है वो बदल जाता है और वो साथ वाले सेल्स को ईट अप करने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पर्टिकुलर सेल है और इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भाई परेशान हो गया, इसने साथ वाले सेल को खाना शुरू कर दिया, तो एक अनलिमिटेड सी ग्रोथ जो है वो इस पर्टिकुलर सेल की होगी, जिससे इसने साथ वाले सारे सेल्स को ही खाना शुरू कर दिया। दैट इज अ कैंसर सेल, इसको हम लोग कैंसर सेल बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे ब्लड में जो पीएच लेवल है वो कम हो रहा है या कम है, या हम लोग एसिडिक फूड को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही कम होगी तो इसका मतलब जो सेल्स को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम लोगों के पास वो पर्टिकुलर सेल साथ वाले सेल्स को ईट अप करने लग जाएगा अगर सर्टेन एनॉमली बॉडी के अंदर आ गई है, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल में जो है वो तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काफी एक डेंजरस कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए ब्लड का जो पीएच है वो काफी ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी रहती है उनको बेसिक फूड जो है वो ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, या पानी जो है वो आरओ का ना यूज करके कुछ उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल देने चाहिए जैसे कुकुम्बर हो गया और कंपाउंड्स हो गए या और जो चीजें होगी, जिससे वो ब्लड जो पानी है वो थोड़ा सा बेसिक बने और जिसको हम लोग कंज्यूम करें और हमारी एसिडिटी बॉडी की जो है वो रिड्यूस हो। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉइल के अंदर जो है वो एक काफी बड़ी इंपॉर्टेंस हम लोगों के पास जो है वो रहती है, क्योंकि सॉइल के अंदर भी बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस कर रही हैं। अगर सॉइल का पीएच सही नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो हम लोग यूजुअली जब भी कोई प्लांट लगाना चाहिए तो सॉइल का टेस्टिंग बड़ा जरूरी है कि ये सॉइल क्या फिट है भी, क्या इस सॉइल का जो कॉम्पोजिशन है उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो कराने के लिए है। अगर नहीं है तो कौन कौन से कंपाउंड्स की उसके अंदर कमी है, तो वो सर्टेन कंपाउंड्स हम लोग उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स या किसी और फॉर्म में जो है वो डाल के उसको इंप्रूवमेंट जो है
वो कर सकते हैं। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको जो है वो बेसिक बनाने के लिए कुछ कंपाउंड्स ऐड किए जा सकते हैं, और अगर सॉइल बेसिक है तो उसको एसिडिक बनाने के लिए भी कुछ कंपाउंड जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स को ज्यादातर एल्कलाइन सॉइल जो है वो चाहिए होती है, राइस को जो है वो एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, शुगर केन को जो है वो न्यूट्रल सॉइल चाहिए होती है। तो सॉइल काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है सॉइल की, जो हम लोगों को जो है वो सॉइल की पीएच को स्टडी करके जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये फंडा क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो क्या है, पीएच ऑफ द रेन वाटर। अगर रेन वाटर का जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेटली वैसे 7 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, बहुत सारा वाटर जो पॉल्यूशन है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सारे गंदे गंदे ऑक्साइड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। जब इनको हम लोग वाटर डालते हैं ना तो ये हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्रिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जिससे सॉइल का जो वो रेन का जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडिक रेन जो है वो अकर कर सकती है, जिससे हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो पीएच ऑफ द रेन वाटर है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि एयर के अंदर से जो पॉल्यूशन है उसको रिमूव किया जाए, ताकि उस पीएच को जो है वो हम लोग मेंटेन कर सके, हम अपने प्लांट्स को बचा सकें, क्रॉप्स को बचा सकें, एनवायरमेंट को जो बचा सके, और फाइनली खुद को जो है वो बचा सके। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो आपको क्लियर है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर बेटा आज हम लोग देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को किस तरीके से जो है वो क्लोरएल्कली प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स जो है वो क्लोरएल्कली प्रोसेस में रहते हैं, और क्या उनके जो है वो यूजेस हैं, सब कुछ जो है वो इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ NaOH के अंदर, जिसको हम लोग सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो बोल देते हैं, उसके लिए आपको एक टर्म अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है, दैट इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन हम लोगों के पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या है इसका कहने का कि अगर मैं NaCl, जिसको कि सोडियम क्लोराइड जो है वो बोला जाता है, इसी पर्टिकुलर को अगर मैं पानी के साथ जो है वो मिक्स कर दूं, तो एक्वस का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर के साथ जो है वो बनाया हुआ है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो बोल देते हैं। तो बेसिकली ब्राइन हम लोगों के पास एक मिक्सचर है किस किस चीज का, नमक विच इज NaCl एंड वाटर H2O का मिक्सचर जो है वो हम लोगों के पास होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बेटा। तो क्लोरएल्कली प्रोसेस के अंदर किस तरीके से जो है वो NaOH का प्रिपरेशन किया जाता है। सबसे पहले आप यहां पे अंडरस्टैंड करो कि जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है किसके अंदर से, वही जो ब्राइन सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने प्रिपेयर किया, तो हम लोगों के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म होता है, जिसके साथ साथ हम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो यहां पे बेसिकली आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो कि ये जो ब्राइन सॉल्यूशन था मेरे पास, जिसको मैंने जो है वो NaCl को वाटर के साथ मिक्स करके जो है वो फॉर्म किया था, इसके अंदर से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं तो हम लोगों के पास एक तो NaOH फॉर्म हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, और साथ में जो है वो क्लोरीन भी फॉर्म हो रही है। तो इन तीनों का फॉर्मेशन हम लोगों के पास क्लोरएल्कली प्रोसेस के अंदर जो है वो होता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे देख लो कि NaCl ये बैलेंस्ड करके रिएक्शन लिखी हुई है। यहां पे आप पेपर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो मेंशन कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की, NaOH बना, हाइड्रोजन बनी और क्लोरीन जो है वो बनी। दो मेन पॉइंट्स यहां पे क्या अंडरस्टैंड करने हैं आपको बेटा जी, ये जो क्लोरीन गैस यहां पे फॉर्म हो रही है, क्योंकि ये गैस है, ये कहां पे रिलीज होती है, ये एनोड पे रिलीज होती है, और जो ये हाइड्रोजन हम लोगों के पास फॉर्म हो रही है, ये कहां पे रिलीज होती है, ये रिलीज होती है कैथोड पे। अब ये एनोड और कैथोड क्या है, क्योंकि देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो है वो कंप्लीट होने बड़े जरूरी है। तो जब हम लोग NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक टर्मिनल जो है, जिस सर्किट के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क पास कर रहे हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो है वो कनेक्ट रहता है। एक को कैथोड बोल रहे हैं, एक को एनोड बोल रहे हैं। जो हमारे पास क्लोरीन का ऐसा है वो हम लोगों के पास कहां रिलीज हो रही है, एनोड पे रिलीज हो रही है। आगे मैं डायग्राम के साथ इसको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो दूसरा पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठाना है, जो हाइड्रोजन गैस है हम लोगों के पास, जो H2 है,
वो कहां पे रिलीज हो रही है, कैथोड पे जो है वो हम लोगों के पास रिलीज हो रही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो यहां पे हम लोगों के पास रहता है। तो देखो एनोड हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया उसको एनोड बोलते हैं। इसमें बच्चों को यूजुअल कंफ्यूजन जो है वो रहता है। देखो ये एनायन का उल्टा है, बच्चे इसको कोरिलेट करते हैं एनायन, एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन एनोड जो है वो हम लोगों के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो कैथोड है वो कैटायन जो है वो हम लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशी रहता है, लेकिन कैथोड हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव टर्मिनल वाले एंड बैटरी के को जो है वो हम लोग यहाँ पे कैथोड जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब देखो एनोड कहां पे है, ये एनोड है हम लोगों के पास, यहाँ पे मैं एक बार इसको मेंशन जो है वो कर देता हूं। तो ये बेटा हम लोगों के पास कौन सा एंड हो गया, ये एनोड वाला एंड हो गया, और ये हम लोगों के पास कौन सा एंड हो गया, ये कैथोड वाला एंड जो है वो हो गया। अब यहाँ पे देखो एनोड वाली जगह पे हम लोगों के पास कौन सी गैस जो है वो रिलीज हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, और कैथोड वाली पोर्शन के अंदर हम लोगों के पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब देखो इसमें हम लोग करते क्या है बेटा, हम लोग एक साइड से जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन को डाल रहे हैं। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर को जो है वो यहां से एंट्री करवा देते हैं। अब ये मिक्सचर जो है यहां पे बीच में एक मेम्ब्रेन है जिससे आयंस और कैटायंस और चार्जेस जो हैं वो इजीली फ्लो कर जाते हैं। ये हम लोगों के पास एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली आयंस का मूवमेंट जो है वो हो रहा है। अब जैसी ब्राइन सॉल्यूशन इसके अंदर से पास होता है तो जो भी हम लोगों के पास क्लोरीन नेगेटिव वाला पोर्शन है, जो भी इसके अंदर क्लोरीन नेगेटिव वाला पार्ट है, अब इसको ध्यान से देखो, सबको मालूम है कि नेगेटिव, और क्योंकि ये देखो ये वाला टर्मिनल हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए क्लोरीन जो है जो कि नेगेटिव चार्ज्ड है वो हम लोगों के पास क्लोराइड आयन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए यहां पे जो है वो हम लोगों के पास क्या रिलीज हो रहा है, क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। सिमिलरली जो सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर H पॉजिटिव प्रेजेंट थे वो हम लोगों के पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे जो है वो हम लोगों के पास कैथोड वाले पोर्शन में हाइड्रोजन गैस का रिलीज जो है वो हो रहा है। अब जो बचे हुए हम लोगों के पास आयंस है जिसके अंदर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है ये आपस में कंबाइन करके हमारे पास NaOH बना देते हैं, और बाकी क्लोरीन आयन जो था या क्लोराइड आयन जो था वो यहां पे क्लोरीन गैस में फॉर्म हो गया, और H पॉजिटिव जो थे उन्होंने अपने आप को जो है वो हाइड्रोजन के अंदर चेंज कर लिया। तो इस तरीके से ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। बीच में हमने मेम्ब्रेन जो है वो लगा रखा है। अब यहां पे हम लोगों ने जो है वो यूजेस मेंशन कर रखे हैं कि हाइड्रोजन जो यहां से या क्लोरीन जो यहां से रिलीज हो रही है उनके क्या यूजेस हैं, या जो NaOH हमारे पास यहां पे रिलीज हो रहा है उनके क्या यूजेस हैं। मैं अभी इन सब चीजों को जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पे देखो बेटा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर रिलीज हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन कहां पे रिलीज हो रही है, कैथोड की एंड पे जो है वो रिलीज हो रही है, उसको हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनियम से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम लोग नाइट्रोजन से कराते हैं हम लोगों के पास अमोनिया फॉर्म होता है, और इस अमोनिया को हम लोग बहुत सारे अमोनियम फर्टिलाइजर्स में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मार्गेराइन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सिमिलर फूड है, सिमिलर टू बटर बट मेड अप ऑफ एनिमल और वेजिटेबल फैट। तो ये एक काइंड ऑफ फूड है जो कि वेजिटेबल फैट या एनिमल फैट से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर हम लोग जो है वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, अमोनियम फर्टिलाइजर्स को बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, और बहुत सारी फूड इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कि जो क्लोरीन हम लोगों के पास जो है वो रिलीज हो रही है, जो कि एनोड पे रिलीज हुई थी, वो वाटर ट्रीटमेंट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। आपने क्लास 9th के अंदर जो है वो वाटर ट्रीटमेंट को, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को जो है वो पढ़ा हुआ है। उसके अंदर एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे जो है, जिसमें हम लोग बहुत सारे बैक्टीरियाज को जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में किल कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो क्लोरीन गैस हम लोग जो है वो यूज करते हैं। और स्विमिंग पूल्स के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स करने के लिए यूज हो रही है।
बहुत सारे पॉलीविनाइल क्लोराइड्स जैसे जो पीवीसी पाइप्स वगैरह घरों में प्लास्टिक्स की इस्तेमाल होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो सकती है। पेस्टिसाइड्स के तौर पे जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स, अभी मैंने बात की स्विमिंग पूल्स के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाटर ट्रीटमेंट्स के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे क्लोरीन गैस का जो है वो यूज होता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे कि तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिलीज हुई, उनसे एक और चीज जो है वो हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि उसको अगर मैं इस्तेमाल करूं, हाइड्रोजन को किसके साथ इस्तेमाल करूं बेटा जी, अगर मैं क्लोरीन के साथ इस्तेमाल करूं तो मैं यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl जो है वो हम लोग बोल देते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये HCl जो है बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों के पास रखता है। स्टील को साफ करने का काम जो है वो कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड को, जो कि NH4Cl रहता है, उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे मेडिसिन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है, और बहुत सारी जगह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का हाइड्रोजन और क्लोरीन से जो मिलकर बना हुआ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग बात करेंगे कि जो NaOH हम लोगों के पास जो है वो यूज हो रहा है। देखो इसका जो मेन एप्लीकेशन है ना NaOH का, बहुत सारी जगह पे इसको हम लोग साबुन में इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या कोई आर्टिफिशियल फाइबर्स जैसे कि हम लोग नाइलॉन जो है वो उसके अंदर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं। दूसरा देखो इसकी साबुन वाली टेंडेंसी है, तो ये डीग्रीस करने का काम जो है वो भी हम लोगों के पास जो है वो करता है। NaOH बेस होने की वजह से डीग्रीसिंग के तौर पे, मेटल्स को साफ करने के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। NaOH की एक बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रियल और एप्लीकेशन है कि अगर NaOH को हम लोग जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं तो हम लोगों के पास इस NaOH का एक ब्लीचिंग एक्शन रहता है। ब्लीच का मतलब होता है डाइज के कलर को ऑक्सीडाइज करके किसी और के अंदर जो है वो चेंज कर देना, या उसके रंग को जो है वो उड़ा देना। ठीक है, तो NaOH जो है जब हम लोग क्लोरीन से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका एक ब्लीचिंग एक्शन रहता है, जिसके अंदर ये नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम रिलीज करता है, और ये एटम्स जो हैं वो डाइज वगैरह के साथ कंबाइन करके उसको क्या कर देते हैं, कलरलेस जो है वो कर देते हैं। तो ये हम लोगों के पास ब्लीचिंग एक्शन हो गया। तो ब्लीचिंग एक्शन के तौर पे भी जो है वो हम लोग NaOH को क्लोरीन से रिएक्ट करवा के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बेटा क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो है वो सीरीज चल रही है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या होता है, क्या उसका केमिकल नेम है, किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, क्या ब्लीचिंग पाउडर की खास बात है, और कहां कहां पे ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूजेस क्या है, सब कुछ जो है वो देखने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन द स्लेकेड लाइम। सबसे पहले मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं कि स्लेकेड लाइम हम लोगों के पास क्या है। देखो बेटा ये फॉर्मूला रहता है हम लोगों के पास किसका, क्विक लाइम का। क्विक लाइम के अंदर अगर मैं वाटर को मिक्स कर दूं, जिसके अंदर मैं H2O डाल रहा हूं, तो हम लोगों के पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है विच इज CaOH ट्वाइस। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड CaOH ट्वाइस है, दिस इज कॉल्ड स्लेकेड लाइम। अब इस स्लेकेड लाइम के अंदर जो है वो हम लोग कौन सी गैस जो है वो पास करते हैं, हम लोग यहां से जो है वो क्लोरीन गैस पास करते हैं। इस क्लोरीन गैस के पास करने से हम लोगों के पास जो है CaOCl2 कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम लोग पूरी रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहां पे ये हमारे पास स्लेकेड लाइम है, ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन और इसको मिक्स किया तो CaOCl2 कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। साथ ही वाटर जो है वो यहां पे फॉर्म हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसका ये जो रिएक्शन है ना, एक चीज मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे मेंशन करना चाहता हूं, ये रिएक्शन क्लास 10th के अंदर जो है वो इस तरीके से लिखी हुई है। दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, मतलब यहां पे कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन 2 में जो है वो प्रेजेंट है। एक्चुअल फॉर्मूला कुछ और रहता है, क्लास 10th के अंदर जो है वो एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बस ये मैं मेंशन करना यहां पे चाह रहा हूं कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला
ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो इंपीरिकल फॉर्मूला है, आप क्लास 11-12 की एनसीईआरटीज में जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी बेटा जी मैं एक इसका जो है वो केमिकल नेम डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो केमिकल नेम जिसका ब्लीचिंग पाउडर का देखो क्या है, कैल्शियम, ये ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी, और साथ में जो है वो क्लोराइड। तो केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो नाम ही ब्लीच है, ब्लीच का मतलब है कि ये कलर्स का दुश्मन है, कलर्स का दुश्मन है। तो ये क्या कर रहा है, कलर्स के साथ जो है ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, और उन कंपाउंड्स को जो है वो क्या चेंज कर रहा है या किसके अंदर चेंज कर रहा है, कलरलेस सिस्टम्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास चेंज करता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को जब हम लोग जो है वो पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा सा हीट करते हैं, तो हम लोगों के पास एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बोल देते हैं। देखो ऑक्सीजन यूजुअली जो है वो डाई एटॉमिक, एटॉमिसिटी 2 है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहती है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का जो ये क्लींजिंग एक्शन है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो एक एटॉमिक फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। अब यही एटॉमिक फॉर्म की जो ऑक्सीजन है ये डाई के साथ रिएक्ट करती है, किसी भी कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर जो डाई लगी होती है उस पर्टिकुलर डाई से रिएक्ट करके जो है वो उसको कलरलेस कर देती है, या उसके कलर को जो है वो क्या करती है, हम लोगों के पास फेड जो है वो कर देती है। तो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन, ब्लीच इसी को जो है वो बोल रहे हैं, कपड़ों के ऊपर से कलर को हटा देना इज द मेजर पर्पस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग बात करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब सर्टेन कंडीशंस के अंदर ट्रीट किया जाता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जो डाइज से रिएक्ट करके कलरलेस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रही है। तो डाई जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कलरलेस फॉर्म्स के अंदर जो है वो चेंज हो रही है। ये सब मैं डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग जो है वो मूव करेंगे। अब बात करते हैं कि यूजेस हम लोगों के पास क्या है ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कॉटन इंडस्ट्री और लिनन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वुड और पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये सब इसका मेन काम जो है वो ब्लीच करना, मतलब जैसे कई बार वुड से जो पेपर निकल रहा होता है वो थोड़ा येलोइश टिंज के अंदर होता है, उस टिंज को रिमूव करके उसको व्हाइटिश फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज करना, उसके अंदर से पीलापन उसका हटाना। या कपड़ों के अंदर अगर हम लोग फैब्रिक व्हाइट कलर का जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, या कॉटन के अंदर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू अगर थोड़ा बहुत कलर्स जो है उसके ऊपर हैं, तो उन सबको हटा के जो है एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसको व्हाइट कलर की देना, या उसका कलर जो है वो उड़ा देना, एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो उसको करना के लिए जो है वो हम लोग इसको ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, ये जो लॉन्ड्री के अंदर बहुत सारे कपड़ों के ऊपर कई बार खाते पीते रंग जो है वो चढ़ जाता है, तो उनको रिमूव करने का काम भी जो है वो हम लोग कर लेते हैं इसी पर्टिकुलर ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट पेज पे 3 और यूजेस हैं। अब देखो इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर एक सर्टेन ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो पास किया जाए, तो इस पर्टिकुलर ब्लीचिंग पाउडर के अंदर से जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा कंपाउंड है जो हम लोगों के पास ऑक्सीजन को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जो कंपाउंड ऑक्सीजन को फ्रीली प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज, जिसको बोलते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो है वो करता है। बाकी देखो क्लोरीन के ट्रीटमेंट्स या प्रेजेंस की वजह से डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इसको ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी जगह पे ये जो फिल्मों के अंदर वो गुंडे हीरोइन को रुमाल सुंघा के ओमनी वैन के अंदर जो है वो ले जाते हैं उसी क्लोरोफॉर्म का प्रेपरेशन जो है वो हम लोगों के पास ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करके जो है वो हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बाकी बेकिंग सोडास जैसे कंपाउंड देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत। बेटा आज हम लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन जो है वो देखने वाले हैं, क्या उसके यूजेस हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो है वो कर रहे हैं, हीट करने पे उसको जो है वो क्या हो रहा है, सब कुछ जो है वो देखने वाले हैं। बेटा जी पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो बेटा हम लोग नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम लोग बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है इट इज एक्चुअली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का फॉर्मूला Na, हाइड्रोजन साथ है, बाइकार्बोनेट आयन है ये वाला,
और HCO3, यहां पे HCO3 नेगेटिव है, विच इज अ बाइकार्बोनेट आयन, जिसके साथ हम लोगों के पास एक सोडियम पॉजिटिव जो है वो अटैच है। इट इज बेसिकली अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन जो है वो हम लोग कैसे करते हैं बेटा जी, ध्यान दीजिए। NaCl हम लोग लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर NH3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, चार चीजों को हम लोग यहां पे मिक्स कर रहे हैं। इन चारों चीजों को मिक्स करने के बाद हम लोगों के पास जो है वो NaHCO3 ऑब्टेन हो रहा है, विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा जो है वो बोल देते हैं। साथ ही जो है वो अमोनियम क्लोराइड जो है, विच इज NH4Cl, इट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हम लोग किसको बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव को, ये अमोनियम आयन है। और साथ ही क्लोरीन नेगेटिव है, विच इज क्लोराइड आयन, तो इट इज अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पे NaCl, NH3, H2O और CO2 चारों को मिक्स करने पे हम लोगों के पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में जो है NH4Cl का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, आई होप ये प्रेपरेटरी रिएक्शन भी सबको क्लियर है, नोट कर लिए। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना है कि ये जो हम लोगों के पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसके अंदर हम लोगों के पास NaHCO3 है, ये एक बेसिकली एक बेसिक सॉल्ट जो है वो हम लोगों के पास रहता है। अब बेसिक सॉल्ट है तो इसका पीएच, इसको मैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। पीएच जो है बेसिस का 7 से ज्यादा होता है, एसिड्स का 7 से कम होता है, और जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल होता है। अभी के लिए आप अपने दिमाग में ये बिठा लो। तो बेसिक इन नेचर जो है इस पर्टिकुलर सॉल्ट की है। अब कैसे पता लगेगा ये सॉल्ट जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो एक बड़ी ही स्पेशल केमिकल रिएक्शन ये सॉल्ट जो है हम लोगों के पास शो कर रहा है, विच इज NaHCO3। इसको अगर बेटा मैं किसके साथ मिक्स करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ मिक्स करूं, तो हम लोगों के पास एक NaCl फॉर्म हो रहा है, एक साथ में जो है वो H2O फॉर्म हो रहा है, एक साथ में जो है वो CO2 हम लोगों के पास फॉर्म हो रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो देखो, एसिड ये रहा, हम लोगों के पास ये बेस वाली कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, साथ में हम लोगों के पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन एक कंफर्मेशन है किस चीज की, कि भैया ये जो NaHCO3 है ये हम लोगों के पास एक बेसिक नेचर का जो है वो सॉल्ट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेशल चीज जो आपको यहां पे नोटिस करनी है वो क्या, कि क्या हो अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है वो हीट करूं। ठीक है, तो NaHCO3 को बेटा जब हीट किया जाता है तो हम लोगों के पास एक सॉल्ट बनता है, विच इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। साथ ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास रिलीज होती है। बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है ये वाली। इस रिएक्शन की वजह से ही इसका नाम बेकिंग सोडा जो है वो पड़ा है। क्यों? क्योंकि इन कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो केक बनाते हुए, इडली बनाते हुए, ढोकला बनाते हुए, मुंह में पानी आ गया होगा आपके, यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग इसको जो है वो बैटर के साथ मिक्स करके हीट करते हैं, तो हीट करने पे ये वाला जो कंपाउंड स्पेशली फूड प्रोडक्ट के अंदर, उस बैटर के अंदर प्रेजेंट होता है, वो जो है वो हीट होने पे हम लोगों के पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बीच में से उस फूड मटेरियल के जब पास होगी, या बैटर जब सूखने लगेगा तो उसके अंदर से जब पास होगी, तो छोटे छोटे स्पॉन्जी पोर्स जो है वो उस फूड प्रोडक्ट के अंदर, केक के अंदर बोल लो, इडली के अंदर बोल लो, ढोकला के अंदर बोल लो, जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा किचन का इंग्रेडिएंट जो है वो हम लोगों के पास ये NaHCO3 जो है वो बन जाता है। सिर्फ यही पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसकी वजह से हम लोग इसको एज ए किचन का इंग्रेडिएंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे इसके यूजेस हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। तो ये पहले वाला पॉइंट यूजेस के अंदर जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन के टाइम पे रिलीज हो रही है वो causes bread and cake to become soft and spongy, जो है ये इससे हम लोगों के पास हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा एंटी एसिड का इंग्रेडिएंट है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से, एक बार फिर से देख लो। जैसे हम लोगों के पास ये NaHCO3 है, इसको हम लोग जो है वो अगर HCl के साथ, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी प्रेजेंट है उसके अंदर बेसिकली HCl जो है वो रहता है, अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो हम लोगों के पास ये जो एक्सेस एसिडिटी है स्टमक की,
ये हम लोगों के पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत जो है वो अलग हो जाती है, जिससे इसको एज ए एंटी एसिड जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक एंटी एसिड के तौर पे यूज होने वाला प्रोडक्ट है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है किस चीज को, जो एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज जो है वो कर देता है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ली है। आई होप ये जो है वो पॉइंट्स आपको क्लियर है। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, घरों के अंदर यूजुअली आजकल बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का जो सब्स्टिट्यूट है इनो, उसको हम लोग यूज करते हैं। इनो को जो कंपनी ने बेसिकली बनाया था एज ए एंटी एसिड के तौर पे, लेकिन इंडियंस जुगाड़ू हैं, उन्होंने किचन में जो है वो केक फुलाने का काम जो है वो इनो से आजकल जो है वो करते रहते हैं। तो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, कोई बहुत ज्यादा सिर्फ टेस्ट के लिए फ्लेवर्स जो है वो इनो के अंदर रहते हैं, बाकी सारे कंपाउंड सबको सेम है। तो ये देख लो कि बिना कुछ पढ़े जाने कई बार केमिस्ट्री हम लोगों को जो है वो, मम्मियों को जो है वो खास करके पता रहता है कि किस तरह से किस चीज को कब और कैसे फुलाना है। तो हर तरह के जुगाड़ जो है वो ढूंढ लेते हैं इंडियंस जो है, जहां पे मेडिसिन को हम लोग जो है वो केक फुलाने में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेसिकली इन्हीं प्रोडक्ट्स से मिलके जो है वो बनी हुई है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी हम लोग मूव करते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें जो यहां पे नोटिस करनी है, ये हम लोगों के पास जो है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे समझो, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मान लो ये हम लोगों के पास जो है एक बॉटल है जिसके अंदर सिलेंडर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NaHCO3 प्रेजेंट है। इस सिलेंडर के अंदर एक बॉटल प्रेजेंट रहती है जो कांच से बनी रहती है, उसके अंदर क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। ऊपर से नॉब को जब हम लोग हिट करते हैं तो ये कांच की बॉटल उसके अंदर टूट जाती है, और हम लोगों के पास ये जो एसिड है विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये NaHCO3 के साथ जाके रिएक्ट करता है, H2SO4 जो है, और हम लोगों के पास जो है सोडियम का सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच इज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास रिलीज होते हैं। वाटर क्या करता है, उस आग जहां पे लगी होती है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो कर देता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसकी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उस एरिया में कम कर देती है, विच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहां पे आग जो है वो एक्सटिंग्विश करने में जो है वो इस तरीके से हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जो है वो मूव करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं बेकिंग सोडा हम लोगों ने जो है वो देख लिया, अब बेकिंग पाउडर बेसिकली जो है वो किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बेकिंग पाउडर का प्रेपरेशन कैसे होगा, जो बेकिंग सोडा है हम लोगों के पास उसको जो है वो माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे कि इमली का जो एसिड होता है विच इज अ टार्टरिक एसिड, इमली के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो बेकिंग सोडा को बेसिकली हम लोग टार्टरिक एसिड में मिक्स करते हैं, किस चीज के प्रेपरेशन के लिए बेटा, बेकिंग पाउडर के प्रेपरेशन के लिए। तो बेकिंग पाउडर अगर हम लोगों को जो है वो बनाना है तो सिंपली जो है वो हम लोगों को क्या करना है, टार्टरिक एसिड के अंदर जो है वो बेकिंग सोडा को मिक्स कर दो। टार्टरिक एसिड में जब बेकिंग सोडा मिक्स होगा तो हम लोगों के पास जो है वो बेकिंग पाउडर का प्रेपरेशन जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं। टार्टरिक एसिड अब देखो बेसिकली क्या कर रहा है, टार्टरिक एसिड है तो, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये बेस का काम कर रहा है। तो ये माइल्ड एसिड जो है वो बहुत सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो माइल्ड एसिड न्यूट्रलाइजेस द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन एंड मेक्स द केक टेस्टी एंड नॉट बिटर इन टेस्ट। देखो बेस है, बेस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। बेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि बेसिस आर कंपैरेटिवली थोड़े से जो है वो बिटर रहते हैं टेस्ट में। अब अगर उसको फूड प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जो मेरा फूड प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर जो बेकिंग सोडा हमने इस्तेमाल किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक ले लेगा, तो अपने को जो है वो टेस्ट थोड़ा सा गंदा हो जाएगा उसको डालने से। तो उसी चीज को इंप्रूव करने के लिए हम उसके अंदर जो है वो टार्टरिक एसिड मिक्स कर देते हैं। टार्टरिक एसिड का क्या काम है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट जिसकी वजह से उसका एक बिटर टेस्ट होने वाला था वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, किसके द्वारा, टार्टरिक एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइज जो है वो हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है डिकम्पोजिशन पे। जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं, हमने अभी देखा, जब ये फॉर्म होगा तो इसको हम लोग टार्टरिक एसिड डाल के न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे टेस्ट जो है वो बिटर नहीं होगा, और हम लोग जो फूड प्रोडक्ट के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग जो है वो एक अच्छे से बिना टेस्ट लूज किए उसके अंदर स्पॉन्जेस और सॉफ्टीनेस और जो कुछ भी डालना है वो डाल सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जो है वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड जो है वो साथ मिक्स करके
बेकिंग पाउडर जो है वो बना लेते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टार्टरिक एसिड जो है वो ऐड ना किया जाए तो क्या होगा। तो केक जो है वो हम लोगों का बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि उसके अंदर बेस की मात्रा जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो बिटर होगा। बिटर होगा तो वो खाया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा तो बेकार जो है वो एकदम खाने में लगेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो ये बेकिंग हम लोगों के पास पाउडर और सोडा के प्रिपरेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग वॉशिंग सोडा और बाकी पेंडेंसीज पीओपी की जो है वो पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉशिंग सोडा को जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या उसके यूजेस हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वॉशिंग सोडा जो है वो हम लोगों के पास शो कर रहा है, और हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है और उसको कैसे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब कुछ जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा का जो नाम हम लोगों के पास केमिकल नेम है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट बहुत सिंपल है, हम लोगों के पास ये क्या रहता है, Na2CO3। ये हम लोगों के पास सोडियम कार्बोनेट है। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब है वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हैं। इसको हम लोग जो है वो वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक हम लोगों के पास जो है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वाला सॉल्ट है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वाला सॉल्ट है। मतलब क्या है इसका कहने का कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ जो है वो ट्रीट करूं, HCl के साथ जो है वो ट्रीट करूं, तो मेरे पास जो है वो सॉल्ट बन रहा है, साथ में जो है वो वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहां से एक कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे एसिड की प्रेजेंस में जो है ये पर्टिकुलर सॉल्ट एज ए क्या बिहेव हम लोगों के पास करेगा, एक बेस की तरह जो है वो हम लोगों के पास बिहेव कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। साथ में इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग बेसिक सॉल्ट समझ रहे हैं। तो सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बना लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। ये रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास है, इसीलिए यहां पे जो है वो एज ए बेसिक सॉल्ट की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट को जो है वो आप ले लो, सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो है वो आप पानी के 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो डाल दो। मतलब काफी सारा पानी जो है वो आप जब उसमें मिला देंगे तो हम लोगों के पास सोडियम का कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। साथ ही जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2O जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएंगे, जिसको हम लोग जो है वो वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो इसको पानी के साथ मिक्स करके और साथ में जो है वो हीट करने से हम लोगों के पास जो है वो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है आप देखो, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से ये ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में जो है शीशा बनाने में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग बोरेक्स बोलते हैं। काफी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल रहता है। लोशंस वगैरह, क्रीम्स वगैरह जो है वो बोरेक्स से बनती हैं। ये है क्या, इट इज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट करके जो है ये कंपाउंड है, जो कि हम लोगों के पास वॉशिंग सोडा की हेल्प से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। बहुत सारा देखो, नाम ही वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग ना आए तो जो है वो मजा सा नहीं आता। तो क्लींजिंग एक्शन है इसका, जो कि डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घर में सफाई वगैरह करने का काम जो है वो इसका रहता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करना है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है वो ये रिमूव करने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोगों के पास क्या होती है। तो इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स पे जो है वो बता रखा है। देखो, वाटर जब अर्थ के अंदर से जो है वो निकाल रहा है, या पहाड़ों के अंदर से नेचुरली जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट करके आप लोगों के पास रीच आउट कर रहे हैं, तो पानी के अंदर बहुत सारी तरह के सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब पानी के अंदर क्या क्या हो सकता है, बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं।
क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, किस किस के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। अगर ये चीजें प्रेजेंट है, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड्स अगर प्रेजेंट हैं पानी के अंदर, तो वो पानी को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर जो है वो बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हार्ड वाटर और नॉर्मल सॉफ्ट वाटर में जो है वो क्या डिफरेंस है। देखो हार्ड वाटर के अंदर अगर मैं पानी के अंदर जो है वो साबुन इस्तेमाल कर रहा हूं तो झाग जो है वो नहीं फॉर्म होती है, मतलब सोप जो है वो लेदर का फॉर्मेशन, लेदर का मतलब है झाग का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करता हार्ड वाटर के साथ। अगर पानी सॉफ्ट है तो ही जो है वो हम लोगों के पास लेदर का यानी कि झाग का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने का हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर, जो कि किसकी वजह से है, हम लोगों के पास बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड्स किस किस के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर वाटर में प्रेजेंट है तो पानी जो है वो झाग नहीं बनाता साबुन के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या, कितने टाइप्स की जो है ये रहती है। कुछ हार्डनेस होती है बहुत सिंपली जो है वो रिमूव कर देते हैं, जैसे हम लोग सिंपली हीट कर दिया पानी को तो ये सारे के सारे जो है या तो सेटल डाउन कर जाते हैं या बॉयल करके बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी हार्डनेस को हम लोग जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बोल देते हैं, जो सिंपल हीटिंग से या बॉइलिंग से जो है वो रिमूव हो जाए। ऐसी हार्डनेस जिसको एक लंबे प्रोसेस के थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट्स करके जो है वो पानी को सॉफ्ट बनाया जाए, ऐसी हार्डनेस को हम लोग परमानेंट हार्डनेस जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है वो मैंने डिस्कस कर रखा है, जो टेम्परेरी हार्डनेस है हम लोगों के पास वो बेसिकली बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस की वजह से है। मतलब अगर मेरे पास क्या प्रेजेंट हो, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, या हमारे पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो पानी के अंदर जो है वो क्या रहती है, टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रहती है। जबकि जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है दैट इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, मतलब MgCl2 हो, CaCl2 पानी के अंदर प्रेजेंट हो, या MgSO4 पानी में हो, या CaSO4 जो है वो पानी के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम लोगों के पास जो है ये परमानेंट हार्डनेस जो है वो होती है। अब टेम्परेरी हार्डनेस को मैंने बताया सिंपली जो है वो हीटिंग करके पानी को बॉयल कर लो और टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट्स जो हैं उसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये मान लो बाइकार्बोनेट है, ये जो है वो कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। तो बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस थी, बाइकार्बोनेट जो है वो हीट करने पे कार्बोनेट में चेंज हो गया, अब वो बाइकार्बोनेट रहा नहीं तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो बाकी बची हुई चीजें इस चैप्टर की जो है वो खत्म करने वाले हैं, जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। बने रहिए, टू सब्सक्राइब टू आम आदमी अकेडमी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबने इसका जो है वो कहीं ना कहीं पे एक मेडिकल एप्लीकेशन जो है वो जरूर देखा होगा कि किसी को भी जो है वो अगर बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको प्लास्टर जो है वो लगा दिया जाता है, और छोटे छोटे टॉयज बचपन के अंदर इस पर्टिकुलर पीओपी से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए जरूर सब लोगों ने जो है वो देखे होंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं और क्या इसके जो है वो यूजेस हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम लोग देखते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास कैल्शियम का सल्फेट है, ये हमारे पास कैल्शियम हो गया और ये सल्फेट हो गया, और इसको हम लोग इसके अंदर हाफ H2O जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग हेमी, देखो यहां पे टर्म यूज कर रखी है हेमी हाइड्रेट भी जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। तो CaSO4 हाफ H2O इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या POP जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। कैसे इसका जो है वो प्रिपरेशन किया जाता है, तो हम लोगों के पास एक कंपाउंड होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इस कंपाउंड को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोलते हैं, जिप्सम जो है वो बोलते हैं। अब कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O हम लोगों के पास ये क्या है, देखो वाटर इस तरह से जब किसी भी सॉल्ट के साथ अटैच होता है तो उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बोलते हैं। इसको डिटेल में अभी जस्ट हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। और ये जो वाटर है इसके अंदर जो स्पेसेस होते हैं उसके अंदर ट्रैप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम सल्फेट गीला कर दो तो हम लोगों के पास जो है वो जिप्सम बन जाएगा। तो इसका बेसिकली मत या इसको टच करोगे तो ये गीला लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। यहां पे जैसे कैल्शियम और सल्फेट है,
मान लीजिए इसके मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है, ये जो बीच में इंटर स्पेसेस है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बोल देते हैं, उसमें आके ये वाला वाटर जो है वो ट्रैप हो जाता है। तो यहां पे जिप्सम जो है वो हम लोगों के पास यूज होता है प्रिपरेशन के लिए। किसकी प्रिपरेशन के लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन के लिए जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो जिप्सम जो कि ये हम लोगों के पास फॉर्मूला है GYP सम, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे या कई बार ऐसे लिख देते हैं 373 केल्विन पे अगर हम लोग इसको हीट करें तो ये मेरे पास जो है वो हेमीहाइड्रेट, जिसको कि POP हम लोग बोल देते हैं, ये बन जाता है और साथ में वाटर जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करने से हम लोगों के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का यील्ड जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। काफी टेम्परेचर सेंसिटिव रहती है ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है। अगर इसको हम लोग ज्यादा हीट कर दें तो ये सारा का सारा पानी इसके अंदर से निकल जाएगा और ये हम लोगों के पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। और इस कैल्शियम सल्फेट को हम लोग अपने पास क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये हम लोगों के पास क्या हो जाता है? डेड बर्न्ट प्लास्टर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो होती है। अब ये जो POP है, POP को अगर आप गीला कर दो, फिर से उसके अंदर जो है वो पानी डाल दो, तो वो POP हम लोगों के पास जो है वो फिर से किसके अंदर जो है वो कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है? जिप्सम के अंदर जो है वो कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हमारे पास रखती है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगी जिसमें POP हम लोगों के पास जब इसके अंदर वाटर डालेंगे तो वाटर डाल के ये फिर से जो है वो हमारे पास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने जो है वो नोट कर ली हैं। यूजेस इसके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यूज है डेकोरेटिव पर्पस। इसका हम लोगों के पास जो है वो रहता है। डेकोरेटिव पर्पस से क्या मतलब है? छोटे छोटे प्लास्टर के टॉयज जो है वो हम लोग इसको इससे बना सकते हैं, या डेकोरेशन के अंदर जो है वो इसके अंदर तरह तरह के डिजाइन है। फॉल्स सीलिंग हो गया, ठीक है, जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो इस्तेमाल होता है। रूम के अंदर डेकोरेशन करने में, कोई पेंटिंग बनाने में, नॉट पेंटिंग इन टर्म्स, कोई एनग्रेविंग करने में जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो डेकोरेटिव पर्पस इसका हम लोगों के पास रहता है। ठीक है, उसके बाद ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये सरफेसेस को स्मूथ बनाते हैं। पेंट वगैरह करने से पहले जो है वो पुट्टी वगैरह के अंदर या इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो दीवारों को स्मूथ बनाने का काम जो है वो करते हैं हम लोग इससे। और इसके मेडिकल पर्पसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि फ्रैक्चर्स को सपोर्ट करने का काम जो है वो हम लोगों के पास POP का रहता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फंडा आपको क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो सॉल्ट था वो कैल्शियम सल्फेट था, लेकिन इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट फॉर्मूला जो है वो इसके ट्रैप हो जाते हैं वाटर के। कैसे ट्रैप हो जाते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो बीच में प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स के अंदर, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल आके बैठ जाता है, ट्रैप हो जाता है, जिसको हम लोग जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। अब द क्रिस्टल सीम्स टू बी ड्राई, ये नहीं है कि गीला लगता है क्रिस्टल देखने में, वो मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो क्रिस्टल के अंदर ट्रैप है। यू कांट फील इट ऑन द सरफेस, तो बट इट कंटेन्स द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द सॉल्ट के एटम्स। ठीक है, तो सॉल्ट के एटम्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है या ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हम लोगों के पास देखने को मिल रहे हैं, वहां पे ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप हो जाता है, जिससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है जैसे CaSO4.2H2O। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आपको जो है वो क्लियर है। इसके अंदर एग्जांपल्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में देखो, सबसे पहला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिप्सम होता है, जिसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O है, जिसको हम लोग जिप्सम जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद देखो कॉपर सल्फेट.5H2O, ये हम लोगों के पास जो है वो ब्लू विट्रोल होता है। FeSO4.7H2O चैप्टर 1 में आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग ग्रीन विट्रोल जो है वो बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल्स जो है वो है। उसके बाद एक टर्म है एफ्लोरेसेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब कभी भी कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल
अपने वाटर को लूज कर दे, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को भगा दे अपने अंदर से या हीट कर दे, उसको निकल जाए उसके अंदर से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जो कंपाउंड हम लोगों के इस प्रोसेस को कि वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होना किसी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर से, उसको हम लोग जो है वो एफ्लोरेसेंस बोल देते हैं। तो यहां पे लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन का हो रहा, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का एटमॉस्फेयर के अंदर जब भी उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर या उसको हम लोग जो है वो हीट करते हैं, तो इस चीज को हम लोग जो है वो एफ्लोरेसेंस बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये फंडा जो है वो आपको क्लियर है। आई होप बेटा जी ये वीडियो आपको जो है वो बहुत पसंद आया होगा। क्लास 10th के बहुत सारे वीडियोस जो है वो डिकी इंस्टीट्यूट के चैनल पे जो है वो आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू सून।